तीन तरीके के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो वो बच्चे जो कि रेगुलर द हिंदू की वीडियो देखते हैं, उसके बाद में मंथली देखते हैं, उसके बाद में यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो पर एंट्री की होगी। उनके लिए तो बेहतरीन एक रिवीजन का काम करने वाली है ये पर्टिकुलर वीडियो। एक वो बच्चे होंगे जो कि मंथली देख रहे थे और फिर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे थे, उनके लिए भी ठीक है, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। पर वो बच्चे जो कि अब तक ना तो उन्होंने रेगुलर वीडियो देखी है ना मंथली देखी है, डायरेक्ट इस वीडियो पर जंप कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ध्यान से टकटकी लगाकर आप लोगों को ये वीडियो देखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होता है। तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय करिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब तक जो भी वीडियो मैंने अपलोड की है सीरीज के अंदर में, तो टोटल मिलाकर 8 अब तक अपलोड कर चुका हूं। ये 9th वीडियो है जो कि कंप्लीट करंट अफेयर आप लोग का कवर करती है सिस्टमेटिक वे में। तो उसको एंजॉय करते हुए आप लोग आगे बढ़ना है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब एग्जाम के लिए आप लोग काफी सीरियस है। तो अच्छे से एंजॉय करिएगा। उसी सीरियसनेस के साथ में कंटेंट भी आप लोग को डिलीवर किया गया है, बहुत ही डिटेल में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो आइए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये पर्टिकुलर चैनल जो है ओनली करंट अफेयर के लिए नहीं जाना जाता है। इस पर्टिकुलर चैनल से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है स्टडी लवर वीर के नाम से, और ये जो एप्लीकेशन है इस पर जो रेटिंग है वो 4.9 की रेटिंग है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेंट डिलीवरी कैसी होगी। यहां पर आप लोग यहां पर अगर क्लासेस देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। इसी के साथ में आप लोग के सामने यूपीएससी की क्लासेस चलती हैं, आप लोग के लिए स्टेट पीसीएस की क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी है, या तो एप्लीकेशन या फिर studyloverv.in वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी अच्छे से एंजॉय करिए और शानदार तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलिए। आइए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में। अगर कभी भी कोई चीज फर्स्ट टाइम होती है तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। हमारे देश के अंदर में एक स्टडी की गई स्नो लेपर्ड के बारे में, यानी कि ये जो लेपर्ड है ये एक बिग कैट फैमिली में आता है। हमारे देश के अंदर में स्नो लेपर्ड जो है अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। तो काउंट किया गया तो 718 मिले। 718 में कसकर लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जहां पर बर्फ पाई जाती है वहां पर स्नो लेपर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साइंटिफिक नेम जो है ये पैंथेरा यूनिसिया, ये कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। ये माउंटेनियस रीजन में सेंट्रल और सदर्न एशिया के अंदर में देखने को मिलता है। और इनकी जो कंडीशन है जिसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये है वनरेबल कैटेगरी में आता है आईयूसीएन में, सीआईटीएस में आता है अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है 1972 के शेड्यूल 1 में, जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था बताइए जरा, देखो तो सही। ऐसे ही प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया गया था 2009 में। 2013 में ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम देखने को मिला, और इसी के साथ में हिमालय संरक्षक ये कम्युनिटी के द्वारा वॉलंटियर प्रोग्राम चला गया यहाँ पर। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम स्नो लेपर्ड के बारे में है, तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में आ गया था। जो सर्वे किया गया उसका नाम आप लोग को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाम है SPAI, मतलब क्या है इसका, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। तो ये प्रोग्राम करके यहां पर लॉन्च किया गया। तो इस प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर में ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज की गई स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड के बारे में, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है उसके साथ में मिलकर यहां पर ये चीजें जो है ये प्रेजेंट की गई। तो स्नो लेपर्ड के बारे में पता होगा तो संख्या बढ़ रही है घट रही है, इससे ये पता चल जाता है कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम के बारे में बात करें तो टोटल रफली पॉपुलेशन ये मानी जाती है कि दुनिया भर में लगभग 4000 से लेकर 6500 तक आप लोग इनकी संख्या देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग बेसिक आइडिया आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें, और इसके बाद में यहां पर रामसर साइट का जिक्र ना आए तो कोई मतलब नहीं है। रामसर साइट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट एक कन्वेंशन है जो कि ईरान की सिटी रामसर में देखने को मिला था। यहां पर कोशिश की जाती है कि कैसे जो लेक हैं, जो नदियां हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। तो हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्टर भूपेंद्र यादव साहब थे उनके द्वारा बोला गया कि रामसर साइट के अंदर में और 5 साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तमिलनाडु, दूसरी कर्नाटका, तीसरी फिर तमिलनाडु, चौथी फिर कर्नाटका, 5वीं फिर कर्नाटका, यानी कि टोटल 5 नई रामसर साइट जो है वो ऐड की गई। उनमें से आप लोगों को यहाँ पर 3 कर्नाटका से देखने को मिलेगी और 2 तमिलनाडु से, जो कि यहाँ पर ऐड की गई। और हमारे देश में इनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो जाती है वो आप लोग समझ सकते हैं। और ये कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिला था कब, ये 2 फरवरी, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
रामसर साइट किसके नाम से निकल कर आता है? मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रामसर सिटी दिखाने की, ये जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ध्यान से देखते हुए चलेगा ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए, ठीक है। ये देखिए, पहले आप लोग अपने देश के बारे में देखिए ताकि आप लोग समझ सके। ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से ये हो गया ईरान। ईरान के ऊपर आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है तेहरान। तेहरान के ऊपर है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में यहां पर ये रामसर सिटी है, एग्जैक्ट जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, दिख रहा है ये। तो ये है बेसिकली रामसर सिटी, जिसके अंदर पे मैंने आप लोगों को क्लिक किया, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है कैस्पियन सी के पास में। तो यहां पर एक कन्वेंशन हुआ था जहां से इसका नाम निकल कर आता है, और ये पिलर पर काम करती है, 3 पिलर पर, कि कैसे हम लोग ऑल द वेटलैंड जो है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाइजली यूज कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं रामसर साइट के तौर पर, और कोऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांस बाउंड्री जाकर, ताकि यहां पर जो वेटलैंड है यानी कि जो नदियां हैं, झील है, उनको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। कुछ बेसिक बातें अगर याद रखनी है तो सुंदरवन वेटलैंड हमारे देश के अंदर में वेस्ट बंगाल में है, सबसे बड़ा है एरिया वाइज अगर बात करोगे। वेमनाद जो कोल वेटलैंड है केरला के अंदर में दूसरे नंबर पर है। चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर में तीसरे नंबर पर है। इसके साथ में यहां पर 2 और दे रखे हैं, एटलीस्ट 3 याद रखेगा। इसी के साथ में स्मॉलेस्ट रामसर साइट जो है ये है रेणुका वेटलैंड, कहां पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर में 0.2 ओनली एरिया स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। ओल्डेस्ट रामसर साइट चिल्का लेक है 1981, और कैलेडियो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा राजस्थान, ये बेसिकली 1981। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसके ऊपर में आप लोग याद रखेगा, ठीक है। वैसे इसको कैलियो देव बोलते हैं, ठीक है, तो हल्का सा याद इसके बारे में रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अभी तमिलनाडु के अंदर में एक नई यानी कि 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ऐड हो गई है, इसका नाम याद रखिएगा, यह है थंथई प्रियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर बात करूं हमारे देश के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनकी संख्या दिसंबर 2021 तक 564 के करीब यहां पर हुआ करती थी, जिनका एरिया कंट्री का लगभग 3.73 के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता था। पर इनकी संख्या जो है वो आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं यहां पर बढ़ गई है। तो यहां पर रिसेंटली जो प्रपोज की गई है यहां पर, ये वेस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए बेसिक पर्पज क्या होता है, बेसिक पर्पज ये रहता है कि अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर बढ़ा रहे हैं अपने देश के अंदर में, तो जिस एरिया में यहां पर इनका नाम आ रहा है उसमें और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात होती है। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके अच्छे लेवल पर यहां पर, उसके चलते आप लोगों यहां पर इस तरीके की चीजें ऐड की जाती हैं। तो ये जो यहां पर हो गई है अभी यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी बारगुर हिल। बारगुर हिल है यहां पर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर में, जिसका नाम है इरोड डिस्ट्रिक्ट। वहां पर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, जहां पर ये आप लोगों के सामने ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिल रही है, एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। कैचमेंट एरिया, जो कैचमेंट एरिया है नदी का, वो है पालार रिवर। तो ये भी आप लोग हल्का सा याद रखिएगा। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता क्या है यहां पर, ठीक है। ये ओल्डेस्ट के बारे में बात की जा रही है, अभी तमिलनाडु में है 1796 में। यहां पर एक बात याद रखिएगा, हमारे देश के अंदर में अगर कोई ऐसे प्रोटेक्ट करना है कोई एरिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके तहत में हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया यहां पर हो जाता है, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पर्पज क्या रहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, कल्चर को मेंटेन किया जा सके, और नेचुरल रिसोर्सेज को कोई दिक्कत न देखने को मिले। तो ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा किसके बारे में, ये हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नेशनल पार्क दे बेसिकली कंजर्व करते हैं नेशनल इन्वायरमेंट और प्रोटेक्शन करते हैं ह्यूमन इंटरफेयर। पर लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ये हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ब्रीडिंग सिस्टम को प्रमोट करने का काम करता है, ताकि उनकी संख्या जो है वो बनी रहे। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो अगर चीजों को आप लोग एक बार समझ लोगे तो फिर आप लोग उसको याद भी रख पाओगे, और याद रख पाओगे तो फिर इस तरीके से अगर जब क्वेश्चन बनता है तो आप लोग ये रहोगे कि हाँ यार ये पढ़ा हुआ है कहीं पर, और फिर ऑप्शन सामने रहते हैं तो देखकर आंसर भी लगा पाते हो फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है टोर्टोइस के बारे में, कछुओं के बारे में। और कोई कछुआ था जिसका नाम था यहां पर अल्दबारा, तो ये लगभग 600 साल पहले गायब हो गया था, फिर से यहां पर मेडागास्कर वाली रीजन में देखने को मिलने लगा है, जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गया है। सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज है लैंड पर टोर्टोइस की इन द वर्ल्ड में, अल्दबारा जो बोलते हैं यहां पर। ये लीव करते हैं लगभग 100 साल तक। कछुए की जिंदगी काफी लंबी होती है, ठीक है। हाथी की जिंदगी कितनी होती है बताइए जरा। तो यहां पर ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन टोर्टोइस की आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, काफी लार्ज स्केल पर। और जो इंपॉर्टेंट है IUCN में वनरेबल और CITES में अपेंडिक्स सेकंड में है, यानी कि दिक्कत नहीं आ जाता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, जो मेडागास्कर को अगर आप लोग देखोगे तो इंडियन ओशियन के अंदर में एक आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। ये एग्जैक्ट आप लोग लोकेशन यहां पर देख सकते हैं, ये मेडागास्कर हो गया आप लोगों के सामने, ठीक है। एग्जैक्ट ये पर्टिकुलर कंट्री होगी, इसी के नाम पर यहां पर मोजाम्बिक्यू चैनल है, इसके बराबर में मोजाम्बिक्यू कंट्री है, तो इसके नाम पर मोजाम्बिक्यू चैनल है। ये यहां पर आप लोग याद रखिएगा मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में।
जो फ्रांस का एक आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड, और ये है मॉरिशस यहां पर। और एक ऐसा देश जो कि हमारे सर में दर्द किए हुए है, उसको भी आप लोग देख लो, ये है मालदीव, ठीक है, जिसके बारे में अभी काफी ज्यादा न्यूज भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये है कुछ बेसिक बातें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा ने गुप्तेश्वर जो यहां पर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, उसको 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर यहां पर बेसिकली डेवलप करने की बात की जा रही है। बायोडायवर्सिटी जो हेरिटेज साइट है उसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखेगा। ये एक ऐसा यूनिक इकोलॉजिकली फर्जाइल एरिया होता है जो कि रिच आप लोग को देखने को मिलेगा अलग अलग चीजों की वजह से। उड़ीसा के अंदर में 4th बायोडायवर्सिटी जो हेरिटेज जो साइट है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले ऑलरेडी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये है, तो इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो हल्का सा याद रखिएगा 4th नंबर की अभी ऐड की गई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बाकी अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उड़ीसा ने डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है इसको डिक्लेयर करने के लिए। तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। दुनिया भर में कई सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें अलग अलग चीजों को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। रिस्टोर मतलब कुछ खराब हो गया उसको सही कर लेते हैं। तो यहां पर यूएन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि लीड किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के द्वारा, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं FAO इनके द्वारा मिलकर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यूएन वर्ल्ड रिस्टोरेशन प्रोग्राम कौन एक लेकर चलता है, तो ये लेकर चलते हैं। एम क्या है, जहां पर कोई चीज पहले थी और वो खत्म हो गई है किसी रीजन की वजह से, तो उसको फिर से लेकर आना सिस्टम के अंदर में। एक तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट है क्या यहां पर कि एक तरीके से गोल ये है कि स्टॉप करना, प्रिवेंट करना और रिवर्स करना अगर कहीं पर कोई डिक्लाइन हो रहा है इकोसिस्टम, ये याद रखेगा। इसमें 7 इनिशिएटिव है यहां पर, ये फॉरेस्ट को लेकर, ठीक है, इंडस को लेकर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है आइकॉन, ये है एन इंडियन, ठीक है। तो ये सोशल मूवमेंट देखने को मिलेगा। श्रीलंका के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर एक है TL, ये पर्टिकुलर एक तराई आर्क लैंडस्केप वाला रीजन देखने को मिलेगा। अफ्रीका के एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है। मतलब जहां जहां पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई हैं, उनको फिर से रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर मिशन के तहत में। तो इसलिए ये मिशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। देखो आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है अगर कहीं कोई ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अगर कोई देश जो है वो अपना आप ही चीजों को रिकवर कर ले रहा है तो बड़ी अच्छी बात है यार, ऑल द बेस्ट। पर लेकिन अगर किसी के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो फिर यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आती है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, और इसीलिए यहां पर ये आप लोगों को चीजें फिर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसने इसका जिम्मेदारी या फिर बोलो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हाँ यार इसको कंप्लीट करते हैं। तो उसके चलते यहां पर ये सारी चीज देखने को मिल रही है। ये क्या है, ये यहां पर एक नाम जो दे रखा है, ये ग्रासलैंड वाला एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका के अंदर में। तो इसको भी एक तरीके से रिस्टोर या फिर प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो जहां जहां पर जो डिग्रेडेड है ये बोल रहे हैं हम उसको सपोर्ट कर प्रिजर्व करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट यार, अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी किसी जानवर की पोचिंग की जाती है, मारा जाता है, तो कई बार कई सारे टाइगर रिजर्व न्यूज में आते हैं। बात की जा रही है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले तो यहां पर अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है। अगर नेशनल लेवल पर भी बात करें तो मैच करने के लिए आता है। कई सारे टाइगर रिजर्व नाम दे देंगे और मैच करने के लिए पूछेंगे। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है और गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है पर्टिकुलर इस एरिया से, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है शारदा सागर डैम के बारे में, जो कि बाउंड्री टच करता है इस पर्टिकुलर रिजर्व के साथ में, और कई सारे जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये न्यूज में था अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में एग्जैक्ट लोकेशन जो है नेपाल के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बड़े फ्रीक्वेंटली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। बताया जा रहा है कि 30 के करीब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले 2014 से, जिनमें ह्यूमन की भी डेथ होती है और कई बार एनिमल भी यहां पर जाते हुए नजर आते हैं, जब मिलकर एनिमल को भी लोग मारते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर बात की गई है जो रिसेंटली अभी तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में ही बात की गई है। बाकी क्योंकि चीतल की डेथ हुई तो आप लोगों से चीतल के बारे में पूछा सकता है। चीता नहीं, चितल एक 12 सिंगा होता है जिसपे चिट्टी चिट्टी टाइप के थोड़े थोड़े, एक नहीं जैसे हिरन होता है, हिरन के ऊपर चिट्टी चिट्टी से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके हल्के हल्के से धब्बे व्हाइट कुछ ब्राउनिश कलर के, ठीक है। तो वो एक जानवर होते हैं जिसको यहाँ पर सर्वस एक्सिस के नाम से जाना जाता है। चीतल एक हार्बीवार है और यहाँ पर एशियाटिक डियर भी आप लोग नॉर्मली हिरन होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं, और यहाँ पर सेरेविडे फैमिली से ये बिलोंग करता है। वैसे क्योंकि ये हर्बीवार है, घास वगैरह खाता है, इंडिया श्रीलंका के एरिया में पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश में नेटिव है यहाँ पर ये, ठीक है, यानी कि इनमें रहता है। ये स्पॉटेड, इसके ऊपर में स्पॉटेड कोट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, रेडिश ब्राउनिश कलर रहेगा एंड व्हाइट रहेगा बिलो से, यानी कि
जो उसका नीचे वाला पोर्शन होता है, खासकर यहाँ वाला ये वाला ब्राउनिश रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये आप लोग बोल सकते हैं इस तरीके से। ये मेल चीतल जो है वो लार्जर है, हैवियर है देन द फीमेल चीतल। फीमेल हल्की होते हैं, मेल भारी होते हैं। मेल चीतल अलोन कैरी कर सकता है 3-10 ये एंटेल, इनके इसके सर पर जो है सींग वगैरह जो होते हैं। स्टेट एनिमल है तेलंगाना का, तो इसलिए भी याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है कि आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसको लिस्ट कंसर्न में रखा गया है, और CITES में इसको रखा गया है, CITES में इसको नोट लिस्टेड किया गया है। रीजन क्या है CITES में इसको नोट लिस्टेड करने का, क्योंकि CITES जो है इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होते हैं उसका कन्वेंशन। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, यानी कि जो भी जीव जंतु हैं यहाँ पर, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, उनका कोई गलत तरीके से ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर में इनका फोकस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आप लोग को इसकी वजह से न्यूज में आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी न्यूज है जो कि डिफेंस में भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में, और बात की जा रही है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप जो है भारत का फर्स्ट डेवलप किया गया एक तरीके का इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ये पहला ये तट रक्षक बल के द्वारा स्वदेशी रूप से प्रदूषित एक प्रदूषण को कंट्रोल करने वाला एक नियंत्रण पोत है। ये बिल्ड किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिजाइन किया गया कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए पोल्यूशन वगैरह, और टारगेट करता है खासकर ऑयल स्पिल। मतलब क्या होता है, अगर आप लोग आज की डेट में ओशन के अंदर में जाते हो तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम लोग मैक्सिमम बाहर से अपने देश के अंदर में तेल खरीद कर लेकर आते हैं। मान लीजिए ईरान से हम लोग तेल लेकर आ रहे हैं, हमारे टैंकर के ऊपर में किसी ने अटैक कर दिया यहाँ पर, उसमें गोली या बम वगैरह फेंक दिया, सारा का सारा तेल जो है वो समुद्र के ऊपर में फैल जाएगा। इसकी वजह से समुद्र के अंदर में रहने वाले जीव जंतु की जो है वो आत्मा परमात्मा में तृप्त होने लगती है, तो इसके चलते उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो ये वो काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन किया गया, यहाँ पर बिल्ड किया गया कंट्रोल वेसल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है, पर लेकिन ये इंडियन नेवी का नहीं है, इंडियन कोस्ट गार्ड का है, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी टर्म लिख देंगे और इसके बारे में आप लोगों से पूछेंगे बताओ भाई क्या है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार आधा तो नाम समझ में आ रहा है कि इंडो करके लिखा हुआ है, BIS क्या है यहाँ पर। ये तो बात की जा रही है इंडियन ओशियन बायोडायवर्सिटी ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये यहाँ पर ये एक तरीके का इंडियन ओरिजिनल नोड है ग्लोबल ओशियन बायोडायवर्सिटी के बारे में जब बात करते हैं, यानी कि हमारी तरफ से हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। अगर ग्लोबल लेवल पर आप लोग देखोगे कि कैसी बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता, तो यहां पर डेवलप किया गया सेंटर फॉर मेरीन लिविंग जो रिसोर्सेज हैं एंड इकोलॉजी के द्वारा, और यहां पर फंक्शन करता है डेटा को कलेक्ट करने में, ताकि रिजोल्व किया जा सके मेरीन स्पेसीज को लेकर जो दिक्कतें हैं उसके लिए यहां पर ये काम करता है। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आया था, तो कोई भी आप लोगों से पूछ सकता है। बाकी ओशियन बायोडायवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये लार्जेस्ट ग्लोबल रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन मेरीन स्पीसीज या फिर मेरीन साइंस को लेकर कंजर्वेशन एजुकेशन को लेकर काम करने वाला, ये एक तरीके से एस्टिमेट करता है, जैसे नहीं जनगणना की जाती है लोगों की, तो ऐसे ये सेंसस करता है मेरीन लाइफ का। स्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन जो कि यूनेस्को के द्वारा, और आज के डेट में इंट्रीगल पार्ट है इंटरनेशनल ओशियनोग्राफी डेटा को कलेक्ट करना एक्सचेंज करने के लिए काम करता है, ठीक है। ये सपोर्ट करता है नियरली 30 रीजनल जो एक डेटा कलेक्ट कर एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, तो उनके साथ में मिलकर ये काम करता है। कई बार जब इंटरनेशनल लेवल की बॉडी ये कहीं ना कहीं बात करती हुई पाई जाती है, खासकर हमारे देश से रिलेटेड, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जियोग्राफिकल आइसोलेशन की बात की गई, गुजरात लोयन की रिलोकेशन के बारे में बोला कि अननेसेसरी है इंटरनेशनल बिग अलायंस चीफ के द्वारा। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसके बारे में याद रखना, ये एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोएलिशन है। 96 बिग कैट्स जो है अरेंज करती हैं नॉन कंट्रीज से लेके नॉन कंट्रीज के बीच में। आइडिया ये इंडिया के द्वारा दिया गया था फर्स्ट 2019 में, और ये लॉन्च की गई 2023 में। तो ये 50th जो एनिवर्सरी प्रोजेक्ट टाइगर की लॉन्च की गई उसके उपलक्ष्य में निकल कर आई। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आया गया था, तो यहां पर 2023 में टाइगर प्रोजेक्ट को जो है 50 साल पूरे हो गए। तो इसके चलते ये बोला गया कि टाइगर, लेपर्ड, इसी के साथ में यहां पर स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये सारे जो 7 बिग कैट हैं इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो स्टेब्लिश किया गया, ताकि इसके ऊपर में ध्यान रख सकें। और वन टाइम बजटरी सपोर्ट जो है वो 150 करोड़ रुपए 5 साल के लिए 2027 तक यहां पर प्रोवाइड कराए गए। इसकी वजह से कई बार न्यूज में रहता है,
यानी कि आज की डेट में भारत के अंदर में बिग कैट को लेकर जब टाइगर प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव है, तो इंटरनेशनल लेवल को भी हम लोग चाहते हैं कि इससे मिलकर काम करें, ताकि इस तरीके की जो स्पीसीज है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सके। नक्सल इंसर्जेंसी को लेकर हमारे देश के होम मिनिस्टर जो हैं वो ये बोल चुके हैं कि 2026 तक हम लोग यहां पर नक्सल अफेक्टेड एरिया को खत्म कर देंगे। पर लेकिन कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर आज की डेट में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ऐसी ही बात की जा रही है बेटल नेशनल पार्क और पालेमाऊ टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर में। जब ये प्रॉब्लम निकल कर आती है, वहां पर गोलीबारी की जाती है या फिर नक्सल को पकड़ने के लिए लड़ाइयां होती हैं, तो उस टाइम पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो पालेमाऊ टाइगर रिजर्व को बोला गया कि नक्सल इंसर्जेंसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर में। रिवर सिस्टम इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलर रिवर भी आप लोग याद रखते हैं, जैसे यहाँ पर होगी कोयल, इसी के साथ में यहाँ पर औरंगा, नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी ये है बुरहा। ठीक है, तो ये रिवर है जो इस टाइगर रिजर्व से फ्लो करती है। ये पलामाऊ टाइगर रिजर्व जो है ये अबेंडेंस है इन द मिनरल्स, जैसे कि बॉक्साइट एंड कोयल को लेकर, तो इसलिए सरकार का फोकस अलग से रहता है और इसी के चक्कर में यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। ये फर्स्ट जो 9 टाइगर रिजर्व स्टेब्लिश किए गए थे जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टेब्लिश किया, तो उसका भी ये पार्ट रहा था यहाँ पर। ऐसे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन मैंने दिखा दी, न्यूज में आए तो कंफ्यूजन आना कतई नहीं है। अभी बात की जा रही है नीलगिरी तहार के बारे में। ये ऐसी आप लोग भेड़ टाइप में प्रजाति बोल सकते हैं नीलगिरी तहार। यहां पर इनकी संख्याओं को कंसीडर करने के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए रेडियो कॉलर इसके ऊपर में लगाए गए, ताकि इनका ध्यान रखा जा सके। एक तरीका टैग लगाया गया इनके ऊपर में, ताकि इनको पता लगाया जा सके। 29th एंड द वन ऑफ द 4 टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर में, आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में। अन्नामलाई, ये बेसिकली प्रभा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अन्नामलाई, ये प्रम्बलिकुलम। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया 2003 में। इसी के साथ में यहां पर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में 2007 में आया। और यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगी 6 जो पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी यहां पर देखने को मिलती है, जैसे मालासार, इसी के साथ में यहां पर ये है मलाई मालासार, नेक्स्ट यहां पर कादर, नेक्स्ट है यहां पर ये है मुद्रवर। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिहार, नेक्स्ट हो गई यहां पर ये है एरावलर। ठीक है, तो ये कई सारे देखने को मिलते हैं जिनकी पॉपुलेशन लगभग 6000 है। ये यहां पर लगभग 35 सेटलमेंट इनमें पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो यहां पर इनकी भी संख्या को यहां पर काउंट किया जा रहा है, तो इसके ऊपर में फोकस है। वैसे यहां पर स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, जिसके लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तार भी इनके द्वारा चलाया जाता है। ये आप लोग को वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ मिलेगा। हंटिंग पोचिंग यानी कि इसकी वजह से दिक्कतें रहती है। IUCN में इसको इंडेंजर्ड में रखा गया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में फर्स्ट में रखा गया, जिसकी वजह से ये न्यूज में रहता है। ठीक है, तो इसके प्रोजेक्ट जो नीलगिरी तार है, तो यहां पर किसका है और ये कोस्ट है, क्योंकि तमिलनाडु का ये एनिमल है, तो इसलिए यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बने तो कंफ्यूजन आना नहीं है। 1 हॉर्न राइनोज की जो संख्या वो काफी तगड़े तरीके से बढ़ी आसाम के अंदर में। एज पोचिंग जो है वो 86% ड्रॉप हो गई 2016 से। तो ग्रेट 1 हॉर्न राइनोज जो है ये आसाम के अंदर में पाए जाते हैं काफी लार्ज स्केल पर। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर तो आप लोगों को पता ही है, यहां पर काफी देखने को मिलते हैं। IUCN में वनरेबल लिस्ट में रखा गया है, CITES में अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में 1 में। भारत के अंदर में अगर बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर अलग अलग रीजन में तो पाए जाते हैं। बाकी इंडिया के अंदर में ग्रेट 1 हॉर्न राइनोज बोलते हैं। सुमित्रा राइनोज है इंडोनेशिया के अंदर में, जावन इंडोनेशिया के अंदर में, ब्लैक राइनोज आप लोग को देखने को मिलेंगे अफ्रीका के अंडर में, और व्हाइट राइनोज भी अफ्रीका के अंडर में देखने को मिलती है। तो ये राइनोज की प्रजाति है, कहां कहां कितने पाए जाते हैं हल्का सा इंफॉर्मेशन रखिएगा। पर भारत में क्यों न्यूज में है, क्योंकि आसाम के अंदर में अभी फिलहाल इनकी संख्या लगभग डबल से भी ज्यादा हो गई है, 5 गुना बढ़ गई है जब से पोचिंग कम हुई है, यानी कि इनको मारने की प्रक्रिया जो चलती थी जब से वो कम हुई है। स्टबल बर्निंग को लेकर कई सारी न्यूज निकल कर आती है हमारे देश के अंदर में। जब जब सर्दियां आनी स्टार्ट होती है, तो यहां पर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने दी थी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट को। पर लेकिन ये बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर पाई। जोश में तो बड़ी आई थी 2020 में कि मैं देखूंगी इसको काम को, पर लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी होने के बावजूद भी ये यहां पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जो कि काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं पोल्यूशन को लेकर, इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। पार्लियामेंट ने अप्रूव किया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी को नेशनल कैपिटल रीजन एडजॉइनिंग एरिया में पोल्यूशन कंट्रोल करना, पर ये कर नहीं पाई। अभी सुप्रीम कोर्ट बड़े तगड़े तगड़े डिसीजन ले रहा है इसको लेकर, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आती है। तो सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो ही है। अब यहां पर NCR वाले आसपास वाले रीजन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान को लेकर ये बॉडी बड़ी सतर्क रहती है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि भाई कर क्या रहे हो तुम, अपना काम कैसे कर रहे हो कि फिर भी पोल्यूशन रुक नहीं रहा है, तो तुम्हारा फायदा क्या है। तो इसकी वजह से न्यूज में थी। ठीक है,
तो याद रखना इसके बारे में। यहां पर दोस्तों बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है यहां पर अचनकमार, ठीक है। तो अचनकमार एक टाइगर रिजर्व है हमारे देश के अंदर में। तो यहां पर इसमें टाइगर की संख्या जो है बढ़ गई है, ऐसा पता चला है। तो ये पॉजिटिव चीज है कि ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो कहां पर है, सबसे पहले तो याद रखिएगा बिलासपुर, बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर में, जो कि 1957 में स्टेब्लिश किया गया और फिर डिक्लेयर किया गया इसको एज ए टाइगर रिजर्व। ये अचनकमार जो यहां पर बेसिकली पार्ट है एक पर्टिकुलर सिस्टम का, जिसको बोलते हैं अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका एक पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये टाइगर रिजर्व। इंटरेस्टिंग चीजें ये तो है ही है कि मैच करने के लिए आता है, साथ ही साथ में जो भी टाइगर रिजर्व है कोई ना कोई रिवर आप लोगों को फ्लो होती नजर आती है। तो इसलिए रिवर और कौन सी कम्युनिटी यहां पर पाई जाती है, ये 2 पॉइंट और याद रखा करो आप लोग। यहां पर अचनकमार में जो रिवर है इसका नाम है मनियार नदी। तो मनियारी जो रिवर है ये फ्लो होती है इसमें से, और ये होम है बेसिकली जिसको बोलते हैं आप लोग बेगांव। तो जो बेगांव है ये इसका होम भी देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको आप लोग पीवीटीजी बोलते हो। अच्छा, पीवीटीजी जो है ये कहां कहां पाई जाती है जरा बताइए, ये सबसे ज्यादा किस पर्टिकुलर राज्य में पाई जाती है ये पता होना चाहिए। बाकी देश के अंदर में कहां कहां कौन कौन से टाइगर रिजर्व है एक मैप में आप लोग को दिखा दिया है। एटलीस्ट अपने राज्य के बारे में थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है एक और टाइगर रिजर्व के बारे में। ये यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर में है और रिसेंटली अभी न्यूज में आया यहां पर, क्योंकि टाइगर की डेथ हो गई, ठीक है। तो इसलिए भी कई बार इस तरह की न्यूज बन जाती है। जैसे बात की जा रही है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। 1968 में नोटिफाई किया गया नेशनल ये बेसिकली पार्क के तौर पर, और 1993 में इसको टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में। पता है ना प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में। इसके लिए एक टाइगर केस भी है, बताइए क्या नाम है उसका। लोकेटेड है बिटवीन विंध्या और जो सतपुरा रेंज है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चाहते हैं तो आप लोग इसको समझिएगा, क्योंकि आप लोग को कई बार जो है मैप आप लोग को यहां पर पता होना चाहिए। तो इसके चलते भी आप लोग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। बाकी यहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। यहाँ पर अगर बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से बात करें तो यहाँ पर ये लार्जेस्ट नंबर है टाइगर इन द कोर जोन के बारे में अगर बात करें तो, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए मैच करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज आना नहीं है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाया करते हैं, ठीक है ना। स्लोथ बियर रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा। साइंटिफिक नेम है इसका, इसको बोलते हैं बेसिकली मेलुरस, ठीक है। तो मेलुरस उर्निस, तो यहां पर ये इसका साइंटिफिक नेम है। हैबिटेट बोला जाए तो इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है स्लोथ बियर, नेपाल वाले रीजन में भी देखने को मिलता है। ये नॉर्मली एक तरीके से बहुत ही प्यार करता है हनी यानी कि शहद से, इसलिए इसको हनी बियर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्लोथ बियर जो है ये डू नॉट, ये एक तरीके से हेबरनेट, तो ये हेबरनेट में नहीं जाते हैं, नहीं कहते एक तरीके से सो जाना, लंबे समय तक बाहर ना निकलना, ऐसा नहीं है। ये एंजॉय करते रहते हैं। IUCN में वनरेबल में है, CITES में अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें भी फर्स्ट सेक्शन में रखा गया, यानी कि प्रोटेक्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका याद रखिएगा। ये आप लोग को थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन कई बार बन जाया करते हैं, ठीक है। एक बटरफ्लाई है जिसके ऊपर में 4 रिंग देखने को मिला, पिक्चर में लगाना भूल गया। तो 4 रिंग बटरफ्लाई जो है ये रिसेंटली अभी आप लोग को देखने को मिली। इसको नॉर्मली बोला गया यहाँ पर, ये है सेट्रीनी। तो सेट्रीनी जो तितली है बटरफ्लाई, ये आप लोग को देखने को मिली यहाँ पर स्पीसीज से। तो आइडेंटिफाई की गई ये हमारे देश के अंदर में, ये जो पैटर्न है इसके ऊपर में, ये लास्ट जो है रिपोर्ट की गई थी 1957 में आसाम के अंदर में। पर रिसेंटली ये अभी अलग अलग एरिया में देखने को मिली, और जो एरिया यहां पर पाया गया अभी यहां पर उसके बारे में बात करूंगा। ये एक परिवार से आती है जिसको बोलते हैं यहां पर, जिसको नेम्फलिडे, ठीक है। तो नेम्फलिडे परिवार है, ये पाई गई नामधप्पा नेशनल पार्क में। अभी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये नामधप्पा नेशनल पार्क ऑलरेडी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर नाव दियांग रिवर है जो इससे बहती हुई जाती है। नाव दियांग जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और फ्लो होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये मिडिल ऑफ द नेशनल पार्क, सब ट्रॉपिकल जैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये पर्टिकुलर नामधप्पा जो नेशनल पार्क है ये एक जंक्शन पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जंक्शन इन द सेंस यानी कि जैसे इंडो म्यांमार और चाइना का जो जंक्शन है उस पॉइंट पर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ये समझ सकते हैं। तो ऐसे कई बार न्यूज में आ जाता है। लोकेटेड है यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर रेंज भी है जिसको मिसमी हिल बोलते हैं बेसिकली, और पटकाई रेंज आप लोग बोल सकते हैं। 4 लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है देश के अंदर में, उनमें से वन ऑफ देखने को मिलेगा। फर्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख के अंदर में है।
डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर में है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर में है, और फोर्थ यहां पर यह है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो न्यूज में आ गई है तो पता होना चाहिए। यहां पर आसाम के अंदर में यहां पर ये कंसिस्ट करती है यहां पर राजाम्योंग रिजर्व फॉरेस्ट और पवित्रा रिजर्व फॉरेस्ट। ये यहां पर एक पर्टिकुलर जो रिवर के बैंक पर देखने को मिलेगी जो है ब्रह्मपुत्रा। ये इसके अंदर में इंडियन राइनोस देखने को मिलेंगे, जो कि एक विजन भी चलाया गया था यहां पर इसको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। और यहां पर ट्रांसलोकेशन का भी काम किया गया था बेसिकली मानस नेशनल पार्क के अंदर में। हायर डेंसिटी जो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस देखने को मिलेंगे और इंपोर्टेंट बर्ड एरिया भी है। लोकेशन जरूर याद रखेगा, आसाम के अंदर में देखने को मिलेगी पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है, एग्जैक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है कई बार, छोटी छोटी बातें याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर न्यूज में आया था सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है, अलवर राजस्थान के अंदर में लोकेटेड है। ये फर्स्ट रिजर्व है जो कि ग्लोबली जो कि सक्सेसफुली रीलोकेट किए गए थे टाइगर यहां पर, ठीक है। ओरिजिनली रॉयल हंटिंग प्रिजर्व किया गया एक तरीके से जो महाराजा अलवर थे, ठीक है। तो यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में यहां पर नेशनल पार्क जो आप लोगों को यहां पर बनाया गया इसको 1979 में। इसमें से आप लोगों को यहां पर रुपरेल जो रिवर है वो फ्लो होती नजर आती है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लोकेशन भी है आप लोगों के सामने और बाकी और भी अलग अलग टाइगर रिजर्व जो है ये भी आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रख सकें। हमारे देश के अंदर में मिजोरम यानी कि जो एक राज्य है बेसिकली आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो मिजोरम के अंदर में अभी रिसेंटली बोला गया कि हम लोग जो क्लाउडेड लेपर्ड हैं उनको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। इनको यहां पर एक नाम से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली खेपक। तो खेपक के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका मतलब होता है बेसिकली इसका मतलब बोलते हैं यहां पर ग्रेइश। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से ग्रेइश बिग कैट है यहां पर, जो कि बोल सकते हैं भूरे रंग की बड़ी बिल्ली है यहां पर। ये क्लाइंब कर जाते हैं वर्टिकल ट्री के ऊपर भी आराम से यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, यानी कि पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ये थ्रेटन है डिफोरेस्टेशन की वजह से, जिसकी वजह से यहां पर इनकी संख्या घट रही है और हिमालय के फुट हिल में यानी कि हिमालय के बेसिकली तलहटी में पाए जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इसी के साथ में मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में वनरेबल है और CITES में भी फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया कि प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए पूछा जाए तो हल्का सा याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब कोई भी रामसर साइट लिस्ट जो है वो न्यूज में रहती है तो याद रखेगा हमारे देश के अंदर में टोटल कितनी रामसर साइट है, तो ये जरूर बताना। भोज वेटलैंड जो है ये लोकेटेड है सिटी ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर में, जो कि यहां पर कंसिस्ट करता है ह्यूमन और मैनमेड रिजर्व अपर एंड लोअर लेक यहां पर। इसी के साथ में यहां पर भोजताल जिसको अपर लेक और यहां पर बड़ा ताल जिसको लोअर लेक के नाम से जानते हैं, और यहां पर इसको लोअर लेक एज ए यहां पर छोटा ताल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब अपर ताल जिसको भोजताल यानी कि बड़ा लेक, लोअर ताल लेक या लोअर यहां पर छोटा लेक के नाम से जानते हैं, और इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 2002 के अंदर में। तो ये भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। कई सारी रामसर साइट है, हल्का सा नजर डाल लिया करें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा एक पेड़ एक फूल के बारे में जो कि 12 साल में एक बार खिलता है, इसे नील कुरिंजी का पेड़ बोलते हैं। इनकी संख्या इतनी कम है कि इसको थ्रेटन स्पीसीज की कैटेगरी में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। तो नीला इसलिए क्योंकि इसका कलर जो होता है वो नीला होता है, नील कुरिंजी। और यहां पर ये पर्टिकुलर जो फूल है, ये यहां पर फूल जो है इसको फ्लोअर जो है नोन एज बेसिकली कुरिंजी, ठीक है। तो यहां पर ये ग्रो होते हैं लगभग 1300 से लेके 2400 मीटर की हाइट पर यहां पर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं कर्नाटका के अंदर में, कई सारे एरिया में आप लोगों को यहां पर नॉर्मली पाए जाते हैं। तो नील कुरिंजी जो है यहां पर ये नीलगिरी माउंटेन रेंज पर देखने को मिलता है। इसी के साथ में यहां पर ये पर्टिकुलर जो नाम है इसका ये देखने को मिलेगा कुंतिही रिवर, ठीक है। तो केरला के अंदर में साइलेंट वैली नेशनल पार्क से फ्लो होती है यहां पर ये रिवर देखने को मिलेगी। साइंटिफिक नेम कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं तो ये जरूर याद रखना, इसको बोलते हैं एस्ट्रोबेलिसस कुंजियाना, ठीक है। तो ये इसका नाम है। 12 साल में एक बार ये आप लोगों को खिलता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर पेशेंस देखो, यहां पर कितना लंबा पेशेंस रखना पड़ता है एक बार खिलने के लिए। यहां पर तमिलनाडु के अंदर में यहां पर इसको पालियान बेसिकली ट्राइब जो है यहां पर उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर में पालियान ट्राइब जो है वो यूज करती है नील कुरिंजी को एज ए कैलकुलेटेड एज के तौर पर यहां पर कि हाँ उनकी एज कितनी हो गई है। तो एक तरीका कैलकुलेशन लगाते हैं क्योंकि 12 साल का एक इनका पर्टिकुलर ड्यूरेशन देखने को मिलेगा।
तो इसलिए याद रखना कि पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी इनके साथ में कनेक्टेड है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, रिवर के बारे में पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं यार, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाए तो भाई पढ़ लिया करो यार, कौन सा बेसिकली दिक्कत हो रही है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में कोई जा तो रहा नहीं है। इंटरेस्टिंग नॉलेज है कि हाँ यार कोई ऐसा पौधा भी देश के अंदर में पाया जाता है कि नहीं है इंटरेस्टिंग, तो थोड़ा सा देख लिया करो। डायबिटीज एक खतरनाक लेवल की बीमारी होती है, तो यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। घूमर जो है वो फाउंड किया गया गया कि ब्रह्म जो यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोला गया यहाँ पर ब्रह्मयोनी हिल। तो ब्रह्मयोनी हिल जो है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर बेसिकली कहां पर पाई जाती है, तो इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो गया यानी कि बिहार के अंदर में। तो यहां पर ये जो घूमर है, घूमर प्लांट, ये एक पेरेनियल यानी कि बारहमासी प्लांट देखने को मिलेगा जो कि एंटी डायबिटिक हर्ब है एक तरीके से। कई सारे नाम से और भी पुकारा जाता है, जैसे यहां पर आप लोग देखते हैं इनको बोला गया, यहां पर ये पर्टिकुलर नाम अलग अलग यहां पर पुकारे जा रहे हैं इनको, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, कई बार दूसरे नाम से बोला जाता है। तो यहां पर जिम्नेमा ऑस्ट्रिया काउ प्लांट्स, इसी के साथ में यहां पर पेरिप्लोस ऑफ द वुड्स, तो ये नाम है इसके। ट्रॉपिकल प्लांट्स और इंडिजिनस इंडिया के अंदर में देखने को मिलते हैं यहां पर। इसी के साथ में सर्वाइवल एक्ट यहां पर बात कर सकते हैं कि रिच है इन बेसिकली सर्विरल जो एक्टिव कंपाउंड के अंदर में, जो कि एक यौगिक प्रक्रिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रिड्यूस करता है ब्लड शुगर यहाँ पर, इसीलिए बोला जा रहा है कि एंटी डायबिटिक है यहाँ पर, तो इसलिए हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कई सारी हर्ब्स जो होती हैं देश के अंदर में खासकर सेहत के लिए भी यूज की जाती हैं। ये इंटरेस्टिंग न्यूज है आप लोगों के लिए कि ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, तो यहां पर उत्तराखंड लीड कर रहा है इसमें इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के अंदर में। ग्रोस इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट इंडेक्स है, ये एक मेथड है जिसमें यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कितना ह्यूमन का इंटरवेंशन है यहां पर बेसिकली जो एक तरीके से इकोलॉजी के अंदर में। इसके 4 पिलर नॉर्मली देखे जाते हैं, एयर, सोइल, ट्री और वाटर। तो ये देखते हैं यहां पर एयर में से यहां पर ग्रोस इन्वायरमेंट इंडेक्स जो है माइनस करते हैं, प्लस वाटर में से माइनस करते हैं, प्लस सोइल में से माइनस करते हैं, और इसको ऐसे तैयार करते हैं। मतलब देखते हैं कि किस किस पे कितना कितना इंपैक्ट है, उसके हिसाब से यहां पर ये बताते हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं कि भाई 4 फैक्टर है इसके अंदर में, एयर, फॉरेस्ट, सोइल और वाटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में पूछा जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है। इकोसिस्टम के सर्वाइवल के बारे में यहां पर बात की जाती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया और फर्स्ट स्टेट बन गया कंट्री में ऐसा कुछ लॉन्च करने के लिए। इंडेक्स जो है वो बेस है 4 पैरामीटर के ऊपर में, अकाउंट करता है इकोनॉमिक वैल्यूज इन द टर्म ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी वैसे तो आप लोग नापते हो पर लेकिन इन्वायरमेंट के टर्म में जीडीपी नापो आप लोग यहाँ पर। तो इकोलॉजी और इकोनॉमी में एक बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है यहाँ पर ये। तो इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी। जब कोई मीटिंग होती है उसमें हर एक देश जो है वो अपने अपने लेवल पर काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो इसमें जर्मनी ने क्या किया, क्लाइमेट क्लब की बात की, जो कि इंडस्ट्रियल एमिशन जो है उसको कंट्रोल करेगा। इन्होंने मिलकर बोला कि हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर से जो एमिशन निकलता है उसको कंट्रोल करना है। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है, जिसमें विंड और आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली सोलर एनर्जी नजर आएगा। अब क्लाइमेट क्लब के बारे में अगर पूछे तो लीड किया गया जर्मनी और चिली के द्वारा, जिसमें यहां पर 36 कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी सपोर्ट कर रही है। डीकार्बोनाइज करना इंडस्ट्री को, यानी कि जो भी इंडस्ट्री है क्यों ना वो भी सोलर सिस्टम पर काम करें, हो नहीं सकता ऐसा। की पिलर क्या है कि एडवांस करना है एम्बिशंस और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू काम करना। पिलर 2 क्या है, ट्रांसफॉर्म करना इंडस्ट्री को। पिलर 3 क्या है, बूस्ट करना इंटरनल कोऑपरेशन और बेसिकली पार्टनरशिप, क्योंकि इसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो मिलकर काम करने की बात की जा रही है, तभी हम लोग इसका सोल्यूशन निकल पाएंगे, ये बोल सकते हैं आप। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया को सेलेक्ट किया गया और यहां पर ग्रीन वॉइस 2050 की बात की जा रही है प्रोजेक्ट के बारे में। ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के। प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2019 में और यहां पर रिड्यूस करना है शिपिंग इंडस्ट्री से जो भी यहां पर एमिशन निकलता है 50% 2050 तक का। तो इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आया था, जो कि यहां पर बात करता है कि मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा आज की डेट में पोल्यूशन फैलाती है। तो अगर कोशिश करेंगे तो इसके थ्रू पोल्यूशन जो प्रोड्यूस किया था उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सामान लाया ले जाया बेचा जाता है वो इसी के थ्रू आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है यूनिसेफ के बारे में, जो कि बच्चों से रिलेटेड बातें करता है। और बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है बेसिकली जनरेशन अल्टीमेट, ठीक है। तो जनरेशन अनलिमिटेड, बेसिकली अल्टीमेट नहीं, यह है जनरेशन अनलिमिटेड लॉन्चेस, ठीक है। किससे रिलेटेड, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव के बारे में कोलैबोरेट किया जा रहा है हमारे देश में। जो इंडियन जो मिनिस्ट्रीज हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर में, तो मिलकर काम करेंगे यहां पर।
तो यूनिसेफ का जो जनरेशन अनलिमिटेड जो लॉन्च है यहाँ पर ग्रीन राइजिंग फंड, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये एक इनिशिएटिव है यूनिसेफ का जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिलकर काम कर रही है। फोकस क्या है कि यूथ को इंगेज करना है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजों को लेकर, और ग्रास रूट लेवल पर यहां पर काम करने की बात की जा रही है। ये फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क के अंदर में। यूनाइटेड स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं, प्रेसिडेंट जो है ये आप लोग चेंज होते रहते हैं, वैसे याद रखते हैं कैथरीन एम रूसेल है। यूनिसेफ के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इमरजेंसी फंड पहले नाम था, फिर बाद में नाम चेंज कर दिया गया। बच्चों के ऊपर फोकस करता है, कैसे बच्चों की लाइफ को इंप्रूव करना है। क्लाइमेट चेंज हर एक लेवल पर आज के बच्चे की लाइफ को एक तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट डाल रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि कैसे हम लोग उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आप लोगों ने किस किस ने पुष्पा मूवी देखी है, उसमें देखा ना जंगलों को काट के किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। तो यहां पर बात की जा रही है इंडियन फॉरेस्ट और वुड बेसिकली सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में, जो कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट मतलब जंगल और एग्रो फॉरेस्ट्री उसी से रिलेटेड जो भी बेसिकली चीजें हैं, मतलब एक तरीके एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट दोनों को कंबाइन कर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, ये एक थर्ड पार्टी जो पार्टी से एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं। जैसे नहीं मान लीजिए, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन के ऊपर मैंने टेस्ट करा दिया, ठीक है, फिर टेस्ट कराने के बाद में मैं बोलूं किसी थर्ड पार्टी को कि बेसिकली आप लोग चेक कर लो सही है या फिर गलत है, तो ये क्या हो गया, किसी और से उसको चेक करा देना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पर प्रोवाइड करने के लिए मार्केट इंसेंटिव टू द एंटिटी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, फार्मर होते हैं, वुड बेस्ड इंडस्ट्री है, ताकि सस्टेनेबल फॉरेस्ट लेकर हम लोग आगे चल सके, क्योंकि फॉरेस्ट की संख्या घटेगी तो दिक्कत देखने को मिलेगा। याद रखना, आप लोग क्वेश्चन पूछा सकता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, और फॉरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें पहले स्टेट की कैटेगरी में आती थी, अब कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार डायरेक्टली। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये है नेरोरा वैली के बारे में, और यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बात की जा रही है। इससे पहले यहां पर बंगाल के अंदर में जो बक्सा फॉरेस्ट है, वहां पर नॉर्मली टाइगर को कैप्चर किया जाता था। अभी यहां पर न्यूरल वैली के अंदर में भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जो यहां पर कलिंगपोंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आप लोगों को नजर आता है। ये रिचेस्ट बायोलॉजिकल जोन भी है, और ये सिक्किम और भूटान के साथ में कनेक्टेड भी आप लोगों को नजर आता है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसका हाईएस्ट जो पास है वो है यहां पर बेसिकली रचेला पास। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कहां पर लोकेटेड है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है। अभी एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क न्यूज में आया जिसका नाम है मुकुरुती नेशनल पार्क। आखिर न्यूज में क्यों आया, तमिलनाडु का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने इन्वेस्टिगेट किया, प्राइवेट हेलीकॉप्टर अनऑथराइज्ड फ्लाईओवर किया मुकुरुती नेशनल पार्क के ऊपर में। तो यहां पर प्राइवेट एक तो हेलीकॉप्टर है, दूसरा बिना ऑथराइजेशन यहां पर इसके ऊपर में उड़ता हुआ नजर आया, तो पता तो होना चाहिए कि कौन है, कहां से आ गया और कैसे कंडीशन है। तो मुकुरुती नेशनल पार्क के बारे में याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि तमिलनाडु के अंदर में वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आता है। ये जो पार्क है ये क्रिएट किया गया की स्टोन स्पीसीज के अंदर में नीलगिरी थार, जो कि आप लोगों की हिरन टाइप का नजर आता है, और इसके अंदर में जो पीक है उसको यहाँ पर मुकुरुती पीक के नाम से जानते हैं, जो कि हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स के अंदर में। और टोडाज जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो भी यहीं पर ही पाई जाती है। देखो जब भी कोई रीजन न्यूज में आता है ना, कोई नेशनल पार्क हो या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है उसके बारे में ना पूछे, उसके हाईएस्ट पीक के बारे में, उसके ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, या उसका इंटरनेशनल स्टेटस आप लोगों से पूछ ले। तो इसलिए बेसिक और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब तक ये आप लोगों की कंफर्म नहीं होगी तब तक ये समझो कि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये रटने नहीं है, रिविजन कर लोगे अगर वीडियो को एक बार और, तो लंबे समय तक इनको याद रख पाओगे। ओके, मध्य प्रदेश के अंदर में यहां पर बेसिकली ये बात की जा रही है एक पेंगोलिन प्रोजेक्ट के बारे में, और ये स्टार्ट किया गया था 2019 में। तो बोला जा रहा है कि ये सक्सीड हो रहा है बेसिकली सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर में, और जो यहां पर पेंच टाइगर रिजर्व है उसके अंदर में। तो ये एनालिसिस किया गया था स्टार्ट, ठीक है। अगर बात करें टोटल मिलाकर 9 पेंगोलिन की प्रजातियां होती हैं, जिसमें से हमारे देश के अंदर में 2 पर्टिकुलर प्रजातियां पाई जाती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पेंगोलिन को चाइना के अंदर में काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार तो यहां पर इनसे कई सारी मेडिसिनल एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है। तो चाइनीज पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, इसलिए इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड है क्योंकि हम लोग इनको खाते पीते नहीं। चाइना में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाल दिया गया क्योंकि एडिशनली जो इनका काफी ज्यादा पोचिंग की जाती है, वो ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन के अंदर में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसके लिए ये न्यूज में आते हैं। तो पूछे यहां पर
कि पेंगोलिन के बारे में प्रोजेक्ट कहां पर कैसे कैसे देखने को मिला, तो ये डायरेक्ट अगर स्टेट के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसके बारे में एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि एक ऐसी न्यूज है जो मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस की, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि उसके अंदर में जो देश आते हैं मैंने कई बार आप लोगों को बताया, जैसे इथोपिया हो गया, एरिट्रिया हो गया, ठीक है, जिबूती हो गया, तो ये मैंने आप लोगों को कई बार यहां पर बताया। अभी यहां पर आप लोगों को बताना है टोटल कौन कौन से कंट्री आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो यहां पर अलग रीजन की वजह से न्यूज में है, तो इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिससे कि आप लोग यहां पर इसका आंसर दे सकें, और यहां पर अगर क्वेश्चन कल को बने तो आप लोगों को कंफ्यूजन भी यहां पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताना है कि कंट्री कौन कौन से हैं, तो याद रखना इसके लिए, इसमें आप लोगों को एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये टोटल मिलाकर 4 कंट्री देखने को मिलती है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कैटेगरी में आप लोगों को नॉर्मली नजर आती है, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इनके साथ में मिली हुई कंट्री के नाम भी पूछ ले आते हैं, जैसे सुडान, युगांडा, इसी के साथ में कीनिया, तंजानिया, तो ये कंट्री के बारे में भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं। अभी यहां पर एक पर्टिकुलर चीता पाया जाता है जिसको अफ्रीकन चीता बोलते हैं, उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी के स्टेटस के बारे में बात की जा रही है। अब तक वो वनरेबल था, उसकी कंडीशन और खराब हो गई है, तो बोल रहे हैं कि उसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दो। तो इसकी वजह से यहां पर ये जो एक्सपर्ट हैं IUCN के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर को कंजर्व करने का यूनियन है, उसके बारे में बात की जा रही है। ये ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज है जो कि आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है, लगभग माना जाता है कि 8.5 मिलियन ईयर पुरानी स्पीसीज है ये धरती के ऊपर में, ठीक है। नंबर ऑफ चीता इंडिविजुअली जो ग्लोबली अभी बचे हुए हैं वो लगभग 7,500 के करीब आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी ये वनरेबल कैटेगरी में है, कई जगह एशियाटिक जो चीता है वो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। हमारे देश में से चीता जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो ही गए थे। हम लोगों ने अभी 2 देशों से मंगाए, उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस देश से हम लोगों ने अभी चीता को मंगाया। तो अभी यहां पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से यहां पर ये बार बार न्यूज में देखने को मिलते हैं। ओके, तो याद रखना बेसिक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा घटती जा रही है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है। तो यहां पर कैसे इनको सेव कर सकते हैं, यहां पर कई बार ये कोर्ट में भी मैटर जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी, और इसके ऊपर में कोर्ट के डिसीजन भी आ चुके हैं। तो याद रखिएगा स्टेट बर्ड है राजस्थान की, और यहां पर फ्लैग एक तरीके से जो पाई जाती है नॉर्मली, ये फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज है, यानी कि नॉर्मली ग्रासलैंड वाले एरिया में पाई जाती है। लगभग 3.5 फीट तक इसकी हाइट हो सकती है, और 18 किलोग्राम तक इसके अंदर में आप लोगों को वेट देखने को मिल सकता है। ये ग्रास वाले एरिया में पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इसमें नॉर्मली देखने को मिलती है। मैक्सिमम संख्या इसकी राजस्थान और गुजरात में आ जाती है, इधर उधर तो इक्का दुक्का देखने को मिलता है। IUCN में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि उंगलियों पर आप लोग गिन सकते हो इतने हैं। नॉर्मली माना जाता है कि 150 के करीब इनकी पक्षियों की संख्या बची हुई है, ठीक है। इसके अंदर में अपेंडिक्स 1 में रखा गया CITES के अंदर में, और माइग्रेटरी स्पीसीज के अंदर में भी इसको अपेंडिक्स 1 में और शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, यानी कि इसको सेव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इसको सेव नहीं किया गया तो इनकी संख्या आप लोगों को खत्म होती नजर आएगी, ये बातें बोलने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा फोकस इसके ऊपर में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, और ये न्यूज में अक्सर बना रहता है। और अगर राजस्थान से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। यहां पर बात की जा रही है पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। ये जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में है, रिसेंटली इसलिए न्यूज में आया क्योंकि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया फॉरेस्ट की फायर को डिटेक्ट करने के लिए। जंगलों में आग लग गई, ठीक है, तो भाई साहब उसकी वजह से दुनिया भर के जीव जंतु मारे जाते हैं। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर, ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा, ताकि पता लगाया जा सके कि भाई आग लग गई है, उसको बुझा लो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कहां पर फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के, ये बेसिकली 2 स्टेट से कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगा। तो यहां पर आप लोगों का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो बेसिकली इनसे कनेक्टेड एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को कनेक्टेड एरिया मिलेगा इंदिरा प्रियदर्शनी पंच नेशनल पार्क, और इसी के साथ में पंच, ये बेसिकली मोगली सेंचुरी आप लोग को एज ए बफर के तौर पर आप लोग यहां पर नजर आएंगी। इसको इंटरनेशनल बर्ड जो यहां पर एरिया तो बोला ही जाता है, पर इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये एक पंच रिवर के नाम से भी यहां पर इसके साथ में कनेक्शन है। तो रिवर अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूज में है पहली बार देश के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि यहां पर ये चीजों को समझेंगे। AI सिस्टम जो है वो डिफरेंशिएट करेगी यहां पर कि स्मोक है या फिर क्लाउड है, और उसके बेसिस पर अंडरस्टैंड करेगी कि भाई आग लग रही है या फिर वैसे ही धुआं उठ रहा है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं।
तो ये अगर आप लोग महाराष्ट्र से आते हैं या फिर आप लोग मध्य प्रदेश से आते हैं और या फिर नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से कोई टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क न्यूज में हो तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, काफी लंबे समय बाद तेलुगु वाले रीजन के अंदर में इंडियन गोर देखने को मिला, जिसको इंडियन बेसन बोलते हैं। ये लार्ज स्केल पर इंडिया के अंदर में पाई जाती है। अगर ध्यान से देखोगे तो 85% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर में पाई जाती है। पर लेकिन यहां पर अभी रिसेंटली साउथ इंडिया के अंदर में देखने को मिला, तो नेटिव जो है अगर बात करें तो सदर्न और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। इन इंडिया ये काफी लार्ज स्केल पर वेस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया, फर्स्ट एवर पॉपुलेशन जो एस्टिमेटेड की गई थी नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर में, तो यहां पर इनको काउंट भी किया गया था। पर आज की डेट में 13,000 से लेकर 30,000 तक वर्ल्ड वाइड ये देखने को मिलती है और मैक्सिमम इंडिया के अंदर पाई जाती है। हमारे देश के अंदर में जैसे वेस्टर्न घाट हो गए, यहाँ पर ये थोड़ा ये रीजन हो गया और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी देखने को मिलता है। ये काफी हैवी जानवर है, गाय कैटेगरी में आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिलेगा, एक तरीके से गाय टाइप में, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको बेसन यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर ये बाइसन इसका नाम दिया जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये न्यूज में है, एटलीस्ट याद ही रखिएगा हल्का सा अगर पूछे कोई। कई बार कई सारे जीव जंतु की डिस्कवरी होती है, पर एग्जामिनर का ध्यान बड़ी ध्यान से जाता है इन पे और वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर एक स्पीसीज डिस्कवर की गई है चिड़िया की, और साथ ही साथ में एक लोकेशन भी। तो दो चीजें साथ में हो गई, जियोग्राफिक लोकेशन और साथ ही साथ में बर्ड के बारे में। तो इसका नाम है यहाँ पर नाइट जार। तो नाइट जार जो है ये आप लोगों को देखने को मिला, जो कि एक रात्रिचर आप लोगों को यहाँ पर एक बर्ड है जो कि कीट पतंगों को खाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाई गई कहां पर रीजन देखोगे अगर यहाँ पर ये है बेसिकली लेसर सुनंदा आइलैंड, ठीक है। पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका और कुछ द्वीप को छोड़कर, वैसे हर जगह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये है लेसर सुनंदा आइलैंड। अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है सुनंदा आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। तो इस रीजन में यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को चीजें मिलती है। तो सॉरी, जो यहाँ पर अभी रिसेंटली पाई गई है ये, ठीक है। तो वैसे अगर यहाँ पर बात करें तो ये मैरीटाइम साउथ जो एशिया के रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ईस्ट है जावा आइलैंड के और नॉर्थ वेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के। नीचे थोड़ा सा आओगे ना आप लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, तो उसके साथ में आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। तो कोई कल को आप लोगों को सुनंदा आइलैंड के बारे में पूछे तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर यहाँ पर नाइट जार के बारे में पूछे तो ये भी बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आसाम के अंदर में जब भी बाढ़ आती है, काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जानवरों की जान जाती हुई नजर आती है। तो इसलिए ये कुछ बेसिक चीजें काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जरूर याद रखिएगा। एक तो बिग 4 स्पीसीज जैसे राइनोस, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो, ये यहाँ पर आप लोगों को पाई जाती है 4 बड़ी स्पीसीज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया। इंपोर्टेंट बर्ड एरिया भी है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा, और ब्रह्मपुत्रा रिवर के आप लोगों को बैंक यानी कि किनारे पर देखने को मिलेगा। ये इसको क्रिएट किया गया एज ए नेशनल पार्क 1904 में, ठीक है। यहां पर क्रिएट किया गया, फिर डिक्लेयर किया गया 1974 में, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 2007 में। ये अकेली स्लाइड पता नहीं कितने क्वेश्चन पास्ट में बना चुकी है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो ये 1 हॉर्न राइनोज का होम भी है बेसिकली आसाम के अंदर में। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ये एक ऐसी फिश है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहती है और काफी महंगी भी नॉर्मली पाई जाती है। यहां पर अभी जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है पर्ल स्पोर्ट फिश के बारे में, ठीक है। तो इनके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए यहां पर अभी कुफोज टू लॉन्च द जीनोमिक एडिटिंग, ताकि यहां पर इसके ऊपर में फोकस किया जा सके। अभी जो यहां पर ये पर्टिकुलर जो इसको नॉर्मली अगर आप लोग बात करेंगे तो करीमिन के नाम से भी आप लोग जानते हैं केरला के अंदर में। और ये लो फैट हाई प्रोटीन वाली जो फिश है बेसिकली, जिसके अंदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड देखने को मिलता है और रिच है विटामिन डी में, और इसी के साथ में आप लोग जो एक तरीके बॉडी के लिए बोलते हो बेसिकली राइबोफ्लोविन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नॉर्मली यहाँ पर ब्रैकिस वाटर में पाई जाती है यहाँ पर, और फ्रेश इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है। तो रिसेंटली अभी न्यूज में थी, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये काफी महंगी खरीदी और बेची जाती है, तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, ठीक है। तो मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि ये अभी इसकी जो एक तरीके से पैदावार है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसके चलते ये न्यूज में है। मान लीजिए कोई जीव जंतु भारत के अंदर पाया जाता है, या फिर कोई यहाँ पर आज की डेट में अगर मान लीजिए जो बेसिकली अगर बोले तो भूटान के अंदर में, या फिर अगर बोले नेपाल के अंदर में, म्यांमार के अंदर में, तो बाउंड्री तो टच करती है यार। तो बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एक एग्रीमेंट है, याद रखिए किसका है
ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज इसके द्वारा आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें हाई सीज ट्रीटी जो है वो रेफर करती है और अडेप्ट किया गया यहां पर, ताकि अगर कोई भी बायोडायवर्सिटी है बियॉन्ड द बाउंड्रीज तो उसको मिलकर काम किया जा सके। अलग अलग देश इसको साइन कर चुके हैं। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों से कल को कोई पूछे कि यार ऐसा कोई एग्रीमेंट है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। इसको इंप्लीमेंट करने वाले हमारे देश के अंदर भी हम लोग इसका पार्ट है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर बायोडायवर्सिटी को बर्बाद होने से रोका जाता है इस एग्रीमेंट के थ्रू। ओके, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज देखने को मिले। तेलंगाना की फर्स्ट रामसर साइट बन गई यहां पर, जिसका नाम है यहां पर बेसिकली मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लोकेटेड है संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर में, जो 36 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। और इसका नाम निकल कर आता है एक रिवर जिसका नाम है मंजीरा। तो मंजीरा रिवर अगर पूछे तो तेलंगाना में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें आप लोगों को शुष्क यानी कि ड्राई जो सवाना टाइप की आप लोगों को यहां पर वेजिटेशन देखने को मिलती है, जो कि टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है 45 से लेकर 42 के बीच में। और एनुअल रेनफॉल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है 915 मिलीमीटर। तो इसके बारे में कल को कोई आप लोगों से पूछे तो हल्का सा याद रख सकते हैं मंजीरा के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा देखने को मिले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रामसर साइट के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। बताइए हमारे देश के अंदर में कितनी रामसर साइट है, देखता हूं आप में से कौन सही आंसर देता है। हमारे देश के अंदर में कश्मीर के अंदर में एक पेड़ है जिसको काश्मीरी विलो बोला जाता है, और इसका नाम बेसिकली आप लोग बोलोगे तो इसको यहां पर सेलेक्स अल्बा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये एक तरीका डेसिडियस ट्री है, यानी कि एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कि पतझड़ वाला आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी हाइट 30 मीटर के करीब हो जाती है। ये बहुत ही फेमस है हाई प्रोडक्टिविटी और इसके फायदे के लिए, क्योंकि इसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है अगर देखोगे बल्ला वगैरह बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये आज की डेट में ग्लोबल बाउंड्रीज भी हिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। जो बैट इसके थ्रू बनाए जा रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी के बैट निकल कर आ रहे हैं। और खासकर हमारा देश का जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं, तो कंफ्यूज आना नहीं है। ओके, हमारे देश के अंदर में यहां पर आप लोगों ने अगरबत्ती का नाम कई बार सुना होगा। यहां पर एग्रोवुड जो कि यहां पर जिससे अगरबत्ती वगैरह बनाई जाती है, उसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर में कई सारे बैन लगे हुए थे CITES के द्वारा, जो इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशन है जो इस चीज को रोकता है। इसका नाम भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो इसके थ्रू यहां पर बातें की जाती है। तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये इन चीजों को एक्सपोर्ट करने से रोकता है। इसको नॉर्मली उद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एग्रोवुड लिखे या फिर उद लिखे तो एक ही बात की जा रही है। ये काफी एरोमेटिक एक तरीके से वुड है, खासकर सुगंधित है एक तरीके से, इत्र यानी कि सेंट वगैरह बनाए जाते हैं। इसकी वैल्यू ये है कि 1 किलोग्राम की ये लकड़ी जो है, आप लोग यहां पर अंदाजा लगाइए, $1 लाख के थ्रू आप लोग यहां पर देखने को मिलता है जो ये बेची जाती है। मतलब काफी हाई लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी आप लोग बोल सकते हैं। परफ्यूम या एरोमा इंडस्ट्री, मेडिसन और कई सारी और भी आप लोगों से प्योरीफायर, जो रूम प्योरीफायर वो सब चीजें इससे निकल कर आती हैं। अगर इसमें ईज कर दिया एक्सपोर्ट तो हमारे देश के जो फार्मर है, किसान, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये याद रखना, IUCN में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है और CITES में अपेंडिक्स 2 में है। और यहां पर इंडिया का प्रपोजल जो था इसको लेकर यहां पर उसके बेसिस पर भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1994 में। तो यहां पर इंडिया के जो किसान है उनको, खासकर जो आसाम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में, उनको बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। तो इसकी वजह से ये न्यूज में जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। बाकी CITES के बारे में ये स्टैब्लिश किया गया था कब? 1993 में 1 जुलाई हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी उस टाइम पर यहां पर ये देखने को मिला। पर्पज ये कि जो चीजें आज की डेट में बहुत कम है, खत्म होने वाली है, उनका इलीगल ट्रेड ना हो, व्यापार ना हो, उसको रोका जा सके। इंटरनेशनल बाउंड्री को यहां पर चेक किया जा सके इस चीज को लेके। इसका सेक्रेटरिएट आप लोगों को ये एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है दोस्तों, टाइगर सेंसस के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, पर लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे लेपर्ड से रिलेटेड बात। लेपर्ड जो है बेसिकली उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि उनके स्टेटस को कैसे हम लोग देख रहे हैं। और इंडियन के द्वारा कंडक्ट किया गया 5वें नंबर का साइक्लिक लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन, यानी कि इनकी जनगणना की गई और इसको स्टेटस ऑफ द लेपर्ड इन इंडिया 2024 इसका नाम दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पता चला तो लगभग कितने हो गए,
2018 में इनकी संख्या जो थी 12,852 थी, अब बढ़कर 13,874 हो गई है, ये बताया गया है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जब ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट वो है हाईएस्ट लेपर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खासकर अगर बात करें वेस्टर्न घाट के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर 3,596 करीब देखने को मिल रहे हैं, और ईस्टर्न और जो यहाँ पर सेंट्रल इंडिया है वहां पर काफी ज्यादा है। शिवालिक रेंज में काफी आप लोगों को और कम देखने को मिलेंगे। अगर स्टेट वाइज कोई आप लोगों से पूछे तो मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक में तीसरे पर, तमिलनाडु पे चौथे नंबर पर। तो ये याद रखेगा। अक्सर आप लोगों ने न्यूज भी कई बार सुनी होगी, घर में जो है वो लेपर्ड आके घुस गया, ठीक है। एक तरीके से कई सारी ऐसी वीडियोस भी वायरल होती हैं। तो यहाँ पर संख्या काफी ज्यादा है, खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया भी काफी ज्यादा है, और महाराष्ट्र में भी ये चीजें काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसलिए इसके बारे में याद रखना। मिनिस्ट्री कौन सी है? यूनियन, जो हमारे देश की यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जैसे टाइगर सेंसस होता है, ऐसे यहाँ पर एक तरीके की जनगणना आप लोग बोल सकते हैं इसको। बाकी वैसे अगर थोड़ा सा और आप लोगों को इंटरेस्ट है इसके बारे में पढ़ने का, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना हाइट वेट है, तो एक स्लाइड भी ऐड कर दी है। अगर कोई वो नहीं कहते हैं, कोई पशु प्रेमी है तो वो यहाँ पर भी देख सकता है, किसी को लेपर्ड अगर पालना हो तो, है कि नहीं। गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी। यहां पर बोला गया कि लंगूर की जो पॉपुलेशन है वो 7,396 के करीब अभी देखने को मिली। और ये लंगूर जो है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है ट्रेचिपेथिस, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है GEE के नाम से मैंने आप लोगों को बोला था। और नॉर्मली भूटान और इंडिया के अंदर में देखने को मिलते हैं, जहां पर फॉरेस्ट पाया जाता है। ये जो बंदर है, जो आप लोग को गोल्डन लंगूर जिनको बोला गया है, इनको गोल्डन लंगूर इनके फर की वजह से बोला गया, जो इनके ऊपर में जो बेसिकली ना जो बाल होते हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये आसाम में, इंडिया के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर है, और भूटान के अंदर में गोल्डन कलर रहता है। हालांकि टाइम के साथ में वो चेंज भी होता है, जैसे जैसे एज चेंज होती है। IUCN में माने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की माने तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा गया है। इनके ज्यादा अच्छी, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही अच्छी हालत है। CITES में माने तो अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में माने तो शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये वो चीजें हैं जो कि आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर इसको आप लोग एक बार को समझ पाओगे तो फिर आप लोगों के मन में इसको लेकर डाउट नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको आप लोग जरूर एटलीस्ट याद रखिएगा कि किस किस को कहां पर किस किस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग आसाम से आते हैं तो आप लोगों के साथ में और भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के स्टेट पीसीएस के अंदर भी ऑलरेडी, ठीक है। इस पर्टिकुलर न्यूज में और कुछ याद रखो या ना रखो, बस यही याद जरूर रखना कि किसके द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। तो यहां पर ग्लोबल मेथेन ट्रैकर 2024 ये एक रिपोर्ट है जो कि यहां पर प्रस्तुत की जा रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो यहां पर मेथेन के एमिशन के बारे में बात की जा रही है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, और रिपोर्ट वाले सेक्शन में भी आप लोग यहां पर इसको कवर कर सकते हैं। तो मेथेन एमिशन जो है, खासकर आज की डेट में जब आप लोग कोयला जलाते हो तो उसमें से भी निकलता हुआ नजर आता है। तो यूएसए ने इस लिस्ट में टॉप किया है आज की डेट में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मेथेन एमिशन जो है वो खासकर एनर्जी सेक्टर के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हाईएस्ट निकल कर आता है, और यूएसए लार्जेस्ट मेथेन एमिटर है। दूसरे नंबर पर रसिया है, फिर चाइना है। तो टॉप के नाम आप लोग यहां पर याद रख लेना। अभी फिलहाल यहां पर इसी का स्टडी की जाती है, और फिर देखा जाता है कि कौन सा देश जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यहां पर ये हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं आने वाले टाइम में हम लोग अपना टेम्परेचर जो है बेसिकली पृथ्वी का वो नीचे रखें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया था कि हम लोग इसको करेंगे, आगे आने वाले टाइम में इसको कंट्रोल करेंगे। इसीलिए हमारे देश में भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। पर लेकिन वही बात है कि खुद जो अपने आप बेसिकली कहानियां सुनाकर और खुद जो है यहाँ पर ये यूज करते हुए नजर आते हैं। आज की डेट में भी कोयला जो है वो दबाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नेचुरल गैस है, और ऑयल का इस्तेमाल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मेथेन का एक काफी तगड़ा सोर्स रहता है, जिसकी वजह से मेथेन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर में फोकस देना जरूरी है। अमीर कंट्री और डेवलप कंट्री यहां पर इसमें काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। मेथेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहां पर रख सकते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, पर लेकिन ये अगर बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंपेयर करके काफी ज्यादा पावरफुल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह माना जाता है कि जो मेथेन है वो 84 गुना ज्यादा है, मोर पोटेंशियल आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर में। जब हम लोग बात करते हैं, वो अच्छी बात यह है कि इन्वायरमेंट में ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है, तो इसलिए चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। वैसे इनिशिएटिव तो दोस्तों कई सारे हैं जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए,
पर जब तक ये छोटे छोटे इनिशिएटिव जो हैं ये मूवमेंट नहीं बन जाते, हर एक गांव के कोने कोने में ये चीजें नहीं पहुंच जाती, तब तक एक अच्छा सॉल्यूशन आप लोग नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एटलीस्ट आप लोग यहां पर याद रखना कि इसके बारे में अगर कोई पूछे तो बहुत ही बेसिक सी प्यारी प्यारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यार कई बार। ठीक है, तो इसलिए याद रखना CH4 हम लोग बोलते हैं मेथेन को, और कंपेयर करते हैं कई बार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, यानी कि CO2। तो CO2 से काफी ज्यादा पावरफुल है इन्वायरमेंट को गर्म करने में, पर लेकिन इन्वायरमेंट में कम टाइम तक रहती है, तो इसलिए थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इसलिए हल्का सा याद इसके बारे में रख सकते हैं। यहां पर हिरन पाया जाता है जिसको आप लोग हंगल बोलते हो नॉर्मली। तो ये कहां पर पाया जाता है? दचीगाम। यहां पर ये माना जाता है कि 10 गांव को रिप्लेस कर ये एक नेशनल पार्क बनाया गया था, इसलिए इसको दचीगांव नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो कश्मीरी स्टेग यानी कि जो डियर की एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक जाति है, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, दचीगाम नेशनल पार्क में मेनली पाई जाती है। पर लेकिन यहाँ पर इनका शिकार किया जाता है कई बार, जो लेपर्ड वगैरह हैं, ठीक है, हिमालयन ब्लैक बियर है, वो भी इनको खा जाते हैं, तो इसलिए इनकी संख्या काफी कम देखने को मिलेगी और रहने सहने की जगह भी कम होती जाती है, तो वो तो एक इंपैक्ट पड़ता ही है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और अपेंडिक्स 1 में रखा गया है यहाँ पर CITES के अंदर में, ताकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सके। अब एक क्वेश्चन क्या बन गया, दचीगाम नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही फाउंडेशन वाली बातें हैं, अगर याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई साहब फिर दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो यहां तक कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में अगर बात न की जाए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, तो ये बात अधूरी रह जाएगी। यूनियन जो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यहां पर अभी बात की गई कम एक तरीके से BEE को लेकर, ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि रेडियो पे एडवर्टीजमेंट भी आते रहते हैं कि भाई साहब आप लोग जो है आज की डेट में स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट खरीदना, ठीक है, AC खरीदो चाहे फ्रिज खरीदो, स्टार रेटिंग वाले खरीदना। तो यहां पर ही उसी में काम करते हैं। इवन स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें ये बताते हैं कि कैसे कैसे एनर्जी काम कर रही है। इन्होंने यहाँ पर कई कैटेगरी डिवाइड कर दी, जैसे फ्रंट रनर कौन है, अचीवर कौन है। तो इससे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट के बारे में जब पता लगाते हैं तो यहाँ पर ग्रुप 1 में कौन है, ग्रुप 2 में तो कर्नाटका जो है, आंध्र प्रदेश, ये सारे आसाम, तो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी कैटेगरी में ये टॉप करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर बेसिक मुद्दा ये रहता है कि ग्राउंड लेवल पर जो इनके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए स्टार रेटिंग वाले, वो लोगों तक कैसे पहुंचे। तो बड़े ही प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग से एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। ये आप लोगों ने अगर रेडियो वगैरह सुना होगा तो आप लोगों ने इनका सुना होगा, ठीक है, कि बल्ब बंद कर देना, बच्चा घर से बाहर जा रहा है, टीचर जो है वो कुछ कर रहा है, तो मतलब कहानियों के थ्रू बताते हैं। तो बड़ा ही पॉजिटिव है ये, जो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बात की जा रही है फीमेल एलिफेंट की जान गई यहाँ पर अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी लगने की वजह से केरला के अंदर में। और ये इंसिडेंट कहां पर देखने को मिला, ये था यहाँ पर पीची वजानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर में। तो कहां पर है, केरला के अंदर में है, 1958 में स्टेब्लिश किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एरिया है पीची और वजानी जो डैम्स है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये पार्ट है एक फॉरेस्ट एरिया का, जिसको बोला गया यहाँ पर, जिसको बोला गया पालपिली नेल याम्थी, ठीक है, तो ये नाम है यहाँ पर। इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है 25 टाइप ऑफ मैमल्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर में कुन्हू नेशनल पार्क जो है वो न्यूज में है यहाँ पर अभी रिसेंटली। तो कुन्हू नेशनल पार्क के बारे में ये याद रखना कि ये पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप लोग को विंध्या रेंज के पास में देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग देखें यहाँ पर ये विंध्या रेंज हो गई और ये सतपुरा रेंज हो गई, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखा करो। जैसे इधर अरावली रेंज हो गई, ये छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, यहाँ पर आप लोग को वेस्टर्न घाट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को ईस्टर्न घाट देखने को मिल रहे हैं। सतपुरा ऊपर हो गया, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बीच का जो रीजन है इसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। इधर थार डेजर्ट हो गया, ये रण ऑफ कच्छ हो गया। तो ये चीजें इस तरीके से आप लोग थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कुन्हू रिवर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर नेशनल पार्क का दर्जा गया 2018 में, और ये एक्शन प्लान फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता इसमें स्टार्ट किया गया था, उसके लिए भी इसको सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो याद रखना बात की जा रही है मध्य प्रदेश के बारे में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए सारी चीजें आप लोगों को दिखा दी। तो मध्य प्रदेश के अंदर में जितने भी यहाँ पर नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज हैं वो मैप के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर दिखा दी गई है। ठीक है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो कि इंपोर्टेंट कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, जैसे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पर है। एक तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पर कॉमन बाउंड्री है इसकी, जैसे कर्नाटका के, जैसे केरला के अंदर में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा।
वेस्ट में अगर जाएंगे, इसी के साथ में बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग यहां पर समझना, ठीक है। ये मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, और यहां पर एलिफेंट ग्रास, तो बड़ी बड़ी जो घासें होती हैं वो भी आप लोग को देखने को मिलती है। तो यहां पर ये बेसिकली इससे रिलेटेड चीजें हैं, तो कंफ्यूजन आना आप लोग को यहां पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है पिग्मी हॉक के बारे में। पिग्मी हॉक जो है यहां पर ये कैप्टिव ब्रीड है, जो खासकर अगर बात करें जो पिग्स होते हैं उनकी, और कुछ ऐसा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है यहां पर जो सुअर है उसकी प्रजाति को, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में आता है। यहां पर सिग्निफिकेंस एक इंडिकेटर स्पीसीज के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये हैबिटेट जो है टाल और डेंस ग्रास में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम के अंदर में यहां पर ये एक्सटेंड हुए थे 1971 में। इंडेंजर्ड है, ये अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर में 1 में रखा गया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की जरूरत आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अभी हमारे देश का जो जू है दिल्ली के अंदर में, उसको सस्पेंड कर दिया गया ग्लोबल बॉडी के द्वारा, क्योंकि वहां पर प्रॉपर चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू, ये एक्वेरियम, जिसको वाजा के नाम से आप लोग जानते हैं, इसके पास में ये पावर होती है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में खासकर जू और एक्वेरियम से रिलेटेड कम्युनिटी को ध्यान में रखने के लिए 1935 में स्टेब्लिश किया गया था। यहां पर देखो, हर एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी का पार्ट है आप लोग यहां पर, तो वहां से सपोर्ट मिलती रहती है अलग अलग तरीके की। तो अगर बदतमीजी काटोगे तो वो मेंबरशिप यहां पर डाइल्यूट कर देते हैं, तो फिर कोई सपोर्ट नहीं आ पाती है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि इनका एफिलिएशन बने रहे, तो देख रेख के लिए पैसा वगैरह मिलता रहता है। तो इसलिए एफिलिएशन जरूरी है, वरना तो हम लोग क्या जरूरत है इनमें कनेक्ट होने की। तो फंड मेनली होता है चीजें, ठीक है। ये क्वेश्चन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था एक बार, इंडियन वाइल्ड एस के बारे में। जो गधे होते हैं खासकर जो जंगलों में पाए जाते हैं यहां पर, उसके बारे में बात की जा रही है। और ये वाइल्ड एस के नाम पर सेंचुरी भी आप लोगों को देखने को मिलती है, लिटिल रन कच्छ में आप लोगों को, गुजरात के अंदर में। तो बोला गया कि पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड एस, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो बढ़ गई है 1976 में, गुजरात के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एफर्ट डाले गए हैं। तो यहां पर ये एशियन वाइल्ड एस, जिसको यहां पर एक्वस हिमियोनस के नाम से भी आप लोग जानते हैं यहां पर, इसको यहां पर नॉर्मली आप लोग खुर KHUR के नाम से जानते हैं गुजरात वाले रीजन में। ये सर्वाइव करें एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर में आप लोगों को व्हाइट मार्किंग भी देखने को मिलती है, इस तरीके से बेसिकली इनकी स्ट्रक्चर होती है। हैबिटेट डेजर्ट और ग्रास लैंड वाले एरिया में पाए जाते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो नियरली थ्रेटन है आयुशियन के अंदर में, इसके अंदर में सेकंड में रखे गए हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर में फर्स्ट में रखे गए हैं। तो ये गुजरात के द्वारा एक अच्छा एफर्ट डाला गया, जिसकी वजह से ये चीजें आप लोगों के सामने आई है निकलकर, ठीक है। हल्का सा याद रख लेना, टाडोबा नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है। टाडोबा बेसिकली टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर में, और ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ये वन ऑफ द 50 जो प्रोजेक्ट टाइगर यहां पर ये टाइगर रिजर्व के लिए स्टार्ट किए गए थे, तो उसका पार्ट था। 1993-94 में इसको स्टेब्लिश किया गया। आगे चलकर इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार छोटे मोटे से, हल्का सा याद रख सकते हैं आप लोग। दोस्तों यहां पर जो बात की जा रही है सोलर ऑर्बिटर स्नैप्स के बारे में। तो ये क्लीनेस्ट पिक्चर है सन की, जो कि यहां पर अगर जूम करके देखेंगे तो यहां पर ली गई है सोलर ऑर्बिटर के द्वारा, यहां पर बेसिकली जो कि ज्वाइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ ले जाता है कि भाई साहब ये किसकी बेसिकली इनिशिएटिव है। तो सोलर ऑर्बिटर जो है यूरोप का, और नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया। सन जो है बेसिकली उसकी पिक्चर ली गई यहां पर। तो सन ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, जिसमें 10 जो साइंस इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, डिजाइन किए गए हैं ताकि सूरज की चीजों को समझा जा सके। आज से नहीं है, काफी साल से, लगभग 3-4 साल से इसको लॉन्च किया गया था, और फर्स्ट इमेज जून में इसने तैयार की थी। अभी यहां पर अगर बात करें, मिशन जो है वो शेड्यूल है लास्ट करने के लिए 27 तक यहां पर ये रहने वाला है। तो अगर कोई पूछा आप लोगों से, याद रखना कि पिक्सल क्या है, 9148 से लेकर 9112 पिक्सल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इमेज यहां पर सेंड की गई है, ठीक है। तो पिक्सल जो है इसके बारे में बात की जा रही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक शानदार पिक्चर यहां पर इसके द्वारा लाई गई है। वैसे 83 मिलियन पिक्सल की है टोटल, जो कि अच्छा एक एक डिटेल सूरज के बारे में दिखा रही है, ठीक है। सूरज की पिक्चर लेना आसान नहीं है, क्योंकि जलाकर राख कर देगा जरा सी देर में। तो इसलिए ऐसी कोई पिक्चर निकल कर आती है तो बहुत ही बड़ी बात है ये। ऐसा ही एक मिशन अगर आप लोगों से कोई पूछे किसका मिशन है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पेस मिशन, जो कि नासा का है। इसमें बात की जा रही है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, यानी कि समुद्र के ऊपर फोकस करने वाला ये मिशन 2024 में नासा का आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
तो इसके चलते ओशन कलर कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। इसके ओशन के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, तो यहां पर स्पेक्ट्रो जो पोलरीमीटर फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन, हाइपर एंगुलर रिसर्च पोलरीमीटर, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिक है कि ये ओशन के कलर की स्टडी करना चाहते हैं। अलग अलग जगह ओशन का कलर चेंज होता है ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई सारे आर्टिकल्स मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किए कि यहां पर मुंबई के अंदर में ये कलर पाया गया ओशन का, कहीं पर कुछ है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके कलर को एनालिसिस करके ये आप लोगों के सामने डिटेल रखेगा लाकर, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। ये फतेह है जो है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये ईरान का एक हाइपरसोनिक आप लोगों को मिसाइल सिस्टम देखने को मिला फतेह, जिसके बारे में याद रखना, जो कि यहां पर एक तरीके से फतेह का मतलब होता है कॉन्कर करना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कि डेवलप की गई ईरान के द्वारा, और इसका ये एक फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक मिसाइल आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, जो कि काफी स्पीड होती है, मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट से काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो कल को क्वेश्चन अगर पूछा जाए यहां पर फतेह मिसाइल के बारे में, तो हल्का सा याद रखेगा किसकी है, ये है हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी नहीं है, थोड़ा सा दूर है हालांकि, जहां पर हम लोग चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, तो वो है वहां पर फतेह मिसाइल। साइबर अटैक जो है उसने बेसिकली बहुत ही बुरी हालत कर रखी है दुनिया की। तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, इसका एक तरीके का यहां पर ट्रेनिंग करवाया गया यहां पर, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में आया, क्योंकि साइबर अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर में। इसीलिए हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दोस्तों ये 2018 में लॉन्च किया, ताकि चीजों को सुधारा जा सके। एम क्या था, ताकि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा सके। और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भी आप लोगों को देखने को मिलता है इसके तहत में, जो काम करते हुए यहां पर नजर आते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट यहां पर इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो कल को चलकर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग भी इसके बारे में याद रखेगा कि हमारे देश के अंदर में ऐसा सिस्टम है जो कि इस लेवल पर काम करता है। अभी रिसेंटली विनबैक्स एक्सरसाइज देखने को मिली यहां पर। तो ये एक्सरसाइज किसकी थी, ये 2018 में आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, स्टार्ट की गई थी। अभी यहां पर इसका एडिशन जो था 2018 में फर्स्ट ये मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। इस एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के बीच में। अभी यहां पर ये 2022 में बेसिकली देखने को मिली थी चंडी मंदिर, जो बेसिकली चंडी मंदिर जो मिलिट्री स्टेशन है ये इंडिया के अंदर में। अब की बार कहां पर देखने को मिली, हनोई वियतनाम के अंदर में। यानी कि ऑल्टरनेटिवली होती है, एक साल इंडिया के अंदर में और एक साल वियतनाम के अंदर में, और दोनों के बीच में एक्सरसाइज है, नाम है इसका विनबैक्स। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों से डिफेंस एनडीए सीडीएस के अंदर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ईरान आजकल खूब काम कर रहा है, अभी याद रखना, आप लोगों से पूछे कोई यहां पर करार कम्बैक्ट ड्रोन जो है वो किसका है, यहां पर ये भी ईरान का देखने को मिलेगा। अनमैन कम्बैक्ट एयर व्हीकल है, यहां पर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहा है आज के डेट में ईरान। तो उसका एक नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट लॉन्ग एंड्योरेंस कम्बैक्ट कैपेबल एक ईरानियन मॉडल ड्रोन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है इस्तेमाल होता हुआ नजर आए। ईरान का जो ड्रोन है यहाँ पर, ये कंसर्न बढ़ जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है होते ही कम्युनिटी जिसको ईरान सपोर्ट करता है उसके ऊपर यूएसए जो है वो अटैक कर रहा था रिसेंटली अभी। तो इसके चलते आने वाले टाइम में प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है और ज्यादा, अगर होते ही कम्युनिटी को यहाँ पर ईरान कोई ऐसी चीजें सप्लाई कर देता है तो यूएसए की नाक में नकेल कस जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दुनिया के आयरन, जो इजराइल के आयरन डोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहां पर बात की जा रही है इंडिया का आयरन डोम, ठीक है। एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति यहां पर देखने को मिली। इंडिया का जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया 4 टारगेट साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही मिसाइल के अंदर में से 4 टारगेट को यहां पर हिट करने वाला ये सिस्टम, दुनिया आज की डेट में इसको खरीदने के लिए लाइन लगाई बैठी है, क्योंकि इंडिया ने ऐसा कुछ आविष्कार कर दिया। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है वनरेबल एरिया को, जहां पर एयर स्ट्राइक हो सकती है कल को। इंडिजिनसली डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ की एक शानदार परफॉर्मेंस आप लोग यहां पर बोल सकते हो, जो इसके तहत निकल कर आई और दुनिया ने सैल्यूट किया, और खरीदने के लिए भी भाई साहब लाइन में लगे हुए। तो ये सैल्यूट है हमारी डिफेंस के लिए। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, कहीं पर इंडियन लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये इंडियन ओशन के बारे में बात की जा रही है। वो अलग बात है कि नाम हमारा ही है, ठीक है, जिससे चाइना चिढ़ता है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला इंडियन नेवी का, 2008 आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां से इसको स्टार्ट किया गया था, मिलकर इंडियन नेवी ने कन्विंस किया कि आओ मिलकर काम करते हैं, इंडियन ओशन के अंदर में एक अपना ग्रुप बनाते हैं। ये इनहेंस करता है मैरीटाइम कोऑपरेशन, अलग अलग लेवल पर मिलकर काम करते हैं। और इसी के साथ में यहां पर इंडिया के बारे में बात करें, 2018-10
यहां पर देखने को मिलेगा इंडिया के द्वारा भी इसको अपने बेसिकली मीटिंग को हेड किया गया था। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट टाइम होता है यहां पर ये संपोजियम, तो हमने ही स्टार्ट किया था, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, और हम ही होस्ट थे यहां पर। इसके अंदर में अलग अलग जो चीफ होते हैं बेसिकली वो मिलकर काम करते हैं जो नेवीज के, और ये बाई एनुअली देखने को मिलता है, इनके 2 साल में एक बार होता है, इसलिए 8 से लेकर 10 तक हमारे देश के अंदर में हुआ। अभी रिसेंटली ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिला, ये बैंकॉक के अंदर में थाईलैंड में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो थाईलैंड जो बेसिकली यहां पर ये इसके अंदर में यहां पर देखने को मिला, बैंकॉक के अंदर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं है, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। रसिया के ट्रूप्स के द्वारा यहां पर NASAMS इसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया गया अभी यहां पर, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम था यहां पर। ठीक है, तो ये एक तरीका जो सिस्टम था यहां पर, ये सिस्टम डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ये है बेसिकली रैथोन यूनाइटेड स्टेट, और इसी के साथ में यहां पर यह है कोंगसर्ब जो डिफेंस एरोस्पेस है नॉर्वे का, इसके द्वारा। लगभग आज की डेट में 13 देश ऐसे हैं जो कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यूएस से दुनिया को बेचता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 13 कंट्री ऐसी हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरीके का शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, समझने के लिए आयरन डोम के साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो रसिया ने इसको ध्वस्त किया अभी रिसेंटली, इसलिए न्यूज में था यहां पर ये। ठीक है, तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोग को कतई नहीं है। एक शॉर्ट फॉर्म आप लोगों के सामने लिखी है जिसका नाम है INTRANS प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आया, आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ है जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आगे लेकर चलने वाली मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉर्मली आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हो। ये INTRANS क्या है, यहां पर इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन। ये बेसिकली सिस्टम है जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर। तो ये सामने निकल कर आया, एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है कई सारी चीजों को लेकर हमारे देश के अंदर में, जो कि सिनर्जी एक लेकर आएगा। सिनर्जी का मतलब क्या है, मिलकर काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलकर काम करेगी IITs के साथ में, ISC के साथ में, IIM के साथ में, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे CDAC हो गया हमारे देश के अंदर में। ठीक है, तो उनके साथ में मिलकर एक अम्ब्रेला प्रोग्राम यहां पर ये चला रहे हैं, जिसके चलते हम लोग एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि आने वाले टाइम में यहां पर काफी इफेक्टिव रहेगा, ग्राउंड लेवल पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हूं यहां पर नजर आएगा। तो ये एक तरीके कॉन्फ्रेंस आप लोग बोल सकते हो, जो कि एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करें जो कि इंटेलिजेंट हो, यानी कि कोई गाड़ी अगर जा रही है तुरंत अपने आप ही वहां पर उसकी सारी नंबर, सारी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, अगर कोई जा रहा है यहां पर, सारी चीजें एक तरीके से आप लोग कनेक्ट करके रखोगे सिस्टमेटिक वे में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हाईटेक प्रोग्राम के थ्रू कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से डेवलप किया जा सके, और लोगों के लिए एक सुखद माहौल देखने को मिले जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करें। फर्स्ट फेज था 2009 से लेकर 12 तक का, सेकंड फेज 2019 से लेकर 21 तक का। अभी देखते हैं आगे चीजों को कैसे लेकर चला जाना है। विकसित भारत में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो शानदार होना चाहिए, तभी आप लोग उसको विकसित भारत की कैटेगरी में रखोगे, है कि नहीं। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है नासा के बारे में। नासा कौन है, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारी प्यारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इनकी नासा है। इसने अभी यहां पर सुपर अर्थ खोजा है, जिसको बोला है हैबिटेबल है, यानी कि रहने लायक है। और यहां पर इसकी डिस्टेंस 137 लाइट ईयर बताई गई है। जैसे नहीं किलोमीटर में हम लोग धरती की दूरी नापते हैं, ऐसे लाइट ईयर में नापी जाती है। एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर है, जाकर सर्च करना, मुझे बताना, ठीक है। किसके थ्रू यहां पर इसको चेक किया गया है, तो इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टिस, मतलब ये एक तरीके ट्रांजेक्टिंग एक्सोप्लैनेट, ये सर्वे सैटेलाइट सिस्टम मिशन लॉन्च किया गया था इनके द्वारा, जो कि यहां पर काम करता है काफी शानदार तरीके से। और ये केपलर जो स्पेस टेलीस्कोप था उसका एक नेक्स्ट वर्जन देखने को मिला था। ये स्पेस एक्स के साथ मिलकर यहां पर इसको लॉन्च किया गया था, जो कि यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है यूएसए के अंदर में, कैप जिसका नाम है यहां पर कानेवर, तो यहां से इसको लॉन्च किया गया। और यहां पर मेन मिशन जो था वो कंक्लूड हो गया था, पर लेकिन फिर भी ये शानदार तरीके से काम कर रहे हैं और कई सारी इंफॉर्मेशन और यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इसलिए याद रखिएगा कि यहां पर इसने बोला है कि एक और पृथ्वी है जो कि रहने के लायक है और उसको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो किसने खोजा है, किसकी एजेंसी है और कौन सा प्रोजेक्ट है, तो बेसिक है ये साइंस एंड टेक के अंदर। हमारे देश के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर रिसेंटली पृथ्वी विज्ञान ये पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जिसके चलते इनहेंस किया जा रहा था रिसर्च को देश के अंदर में, खासकर वेदर, क्लाइमेट, ओशन या पोलर रीजन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये प्रोग्राम है। आगे आने वाले टाइम में ये याद रखना 21 से लेकर 26 तक आप लोग इसको याद रख सकते हैं।
पर्पज ये है कि अर्थ पर जो भी इंसिडेंट या दिक्कतें देखने को मिलती हैं उनका सबका सॉल्यूशन एक जगह आ जाए, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी विज्ञान रखा गया। तो ये बहुत ही बेसिक है, आप लोग समझ सकते हैं। ओके, एक प्रोग्राम इसरो के द्वारा स्टार्ट किया था, ये जरूर याद रखना, इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2024 में। यहां पर ये बेसिकली प्रोग्राम है, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए गए थे। तो यहां पर हर साल ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या रहता है जो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो युवक रहते हैं, जो यंग बच्चे रहते हैं, उनको विज्ञान के फील्ड में इंक्लूड करने की बात की जाती है, ताकि उनको यहां पर एक तरीके से आने वाले टाइम में, जैसे लोग बोलते हैं मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे क्या बनना है, तो वो बोले मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो यहां पर ये जय विज्ञान, जैसे आप लोगों को पता है ना, जय विज्ञान, इसी के साथ में जय अनुसंधान, तो इसके ऊपर में फोकस किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, ये बच्चों तक, यंग बच्चों तक पहुंचाई जा सके। तो इसके चलते यहां पर ये 8th स्टैंडर्ड से यहां पर इसके अंदर में बच्चों को लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां से फाउंडेशन रहेगा तो अच्छा चलेगा। तो इसरो का एक शानदार इनिशिएटिव, सैल्यूट करने वाला, जिसमें बच्चों को सही डायरेक्शन देने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, हमारे देश की इसरो है, उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया PSLV, जो यहां पर इस्तेमाल करके C58, जिसको एक्सपोसैट का नाम यहां पर दिया गया। एक्स रे पोलरोमीटर, ये सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू, ड्यूरेशन 5 साल है, लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाला है। 2 पेलोड लेकर गया, जिसको पोलिक्स यानी कि पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सरेज बोला गया। इसी के साथ में SPEX यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइमिंग का नाम दिया गया, ये यहां पर लॉन्च किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, खासकर ये ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज के थ्रू, यहां पर ये नियर अर्थ के पास में, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में यहां पर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहां पर इसके बारे में समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में 4797 करोड़ रुपए पृथ्वी स्कीम के लिए यहां पर अभी अर्थ साइंस रिसर्च के लिए अभी हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दिए, तो इसकी वजह से यहां पर न्यूज में आ गया था। ये पृथ्वी जो स्कीम है, इसके तहत हम लोग एटमॉस्फेयर क्लाइमेटिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे, ओशन के ऊपर में स्टडी करेंगे, पोलर साइंस यहां पर डिस्ट्रिक्ट करेंगे, अर्थ के अंदर में जो भूकंप वगैरह आते हैं उसकी स्टडी करेंगे, और यहां पर एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की स्कीम है, 2021 से लेकर 2026 तक ये यहां पर इसके अंदर में 4797 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। तो इसकी वजह से ये स्कीम जो थी वो फिर से न्यूज में थी, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे तो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। जापान का एक मिशन जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, जिसका नाम था स्लिम, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये यहां पर नाम रखा गया। और ये लॉन्च किया गया यहां पर मित्सुबिशी हैवी जो H2 रॉकेट है उससे यहां पर, और यहां पर ये जापान का जो आइलैंड है जिसका नाम है यहां पर तंगीसीमा, ठीक है, तो उससे यहां पर इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जापान यहां पर 5वीं कंट्री बन गया है, इससे पहले इंडिया ऑलरेडी अपनी स्टेब्लिशमेंट कर चुका है। अब बेसिक बात क्या है कि यहां पर ये जाकर वहां पर अपने पंख जो है वो ढंग से यूज नहीं कर पाया, खोल नहीं पाया, जिससे माना जा रहा है कि सोलर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जापान तो सक्सेस बोल रहा है इस मिशन को, पर कई सारे लोग इसको फेलियर बता रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आखिर रिजल्ट क्या निकल कर आता है। पर यह गर्व की बात नहीं है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च नहीं कर पा रही है मिशन, और हमारी इसरो वहां पर झंडे गाड़ कर बैठी है कब की। तो आप लोगों को इसरो के लिए और इज्जत बढ़ जाती है जब कोई ऐसी न्यूज सामने निकल कर आती है कि नहीं। तो सैल्यूट है हमारी इसरो को दिल से। यहां पर स्टार लगा लेना, एक सैटेलाइट के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है मेथेन सेट। मेथेन सेट मतलब यानी कि मेथेन का जो एमिशन होता है उसके ऊपर में ध्यान रखने वाला सैटेलाइट। तो मेथेन जो सेट है यहाँ पर मीट मेथेन सेट, यहाँ पर सैटेलाइट जो है इसका नेम भी दिया गया इसीलिए ताकि यहाँ पर जो मेथेन का एमिशन है यानी कि CH4 का जो एमिशन है उसको ये एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सके और बता सके कि कौन कौन सा देश जो है वो बदतमीजी काट रहा है। तो यहाँ पर ट्रेस करेगा मेथेन ग्लोबल स्केल पर और प्रमोट करेगा इन्वायरमेंट डिफेंस के तौर पर यहाँ पर। तो एक तरीके से इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड फिर प्रोवाइड कराएंगे। US बेस यहाँ पर नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ये एडवोकेसी ग्रुप है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा मेथेन रिलीज करता है, फिर आप लोगों को यहाँ पर चाइना और ये यूरोपियन यूनियन वाला एरिया देखने को मिलेगा। अगर बात करें रसिया, ठीक है ना, तो डेवलपिंग पार्टनर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को दूसरी भी जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है सेमी हटन्स जो यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स ये ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, यह है स्मिथसोनियन, ठीक है। तो स्मिथसोनियन जो बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी है ये भी, और मिशन पार्टनर गूगल है। एक बार को ये आप लोग इसमें आप लोग एक बार को जो जितना याद रखो पर लेकिन गूगल का नाम जरूर याद रखना मेथेन सेट में, क्योंकि लोकेशन बेस्ड जो ट्रेस होगा उसमें गूगल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये समझ सकते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में गूगल मिलकर काम कर रहे हैं, सीधा ये आप लोग याद रखना ताकि चीजों को ट्रेस किया जा सके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रखना। तो यहाँ पर मेथेन सेट जो है वो यहाँ पर बताएगा कहाँ पर मेथेन यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रही है।
एरिया ऑफ एमिशन देखने को मिलेगा, उसके बारे में बताएगा, कहां कहां पर कितने बड़े बबल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जहां जहां से भी निकल कर आएगा तो एग्जैक्ट हम लोग लोकेशन तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ यार यहां पर मेथेन निकल कर आ रही है। ठीक है ना। साइंस एंड टेक की बात हो और इसरो की बात ना हो तो कोई मजा ना आए। यहां पर बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, कुलाशेखरपत्तनम, ये स्पेस पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक नया कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को नजर आएगा, थित्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसको अभी यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। सेकंड स्पेस एजेंसी, एग्जिस्टिंग जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है तो उसके बाद में सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। फोकस ये रहेगा इसमें स्टार्टिंग में कैसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं यहां से, वो भी कमर्शियल बेसिस पर। कमर्शियल बेसिस का मतलब क्या है, देखो यहां पर तो आप लोगों को पता है श्रीहरिकोटा है, सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में, तमिलनाडु के अंदर में। श्रीहरिकोटा कहां पर है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बताइए। अभी यहां पर कमर्शियल सैटेलाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम लोग जो हैं, हम लोग यहां पर इसको कमर्शियली इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दूसरे की भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। मान लीजिए कल को कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहता है पाकिस्तान या फिर नेपाल या फिर भूटान या फिर म्यांमार या फिर चाइना या फिर यूएसए, सर यूएसए हमसे कराएगा, हिस्ट्री उठा के देखो बहुत सारे यूएसए के सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं। क्यों सर, उनके पास में नहीं है क्या, है, पर लेकिन उनके वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी नासा हो गई या फिर उनकी स्पेस एक्स हो गई, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली सैटेलाइट लॉन्च करती है, उसके आधे या फिर 1/3 में हमारी इसरो लॉन्च कर देती है। तो सस्ता है, टिकाऊ भी है और सक्सेस जो रेशियो है वो भी अच्छा खासा है, तो इसरो इसलिए काफी अच्छे से सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो यहां पर काम करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, जिसके बारे में बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, सारी बातें एक एक कर मैंने बता दी, पहले कहां था अब कहां पर है, तो आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ठीक है ना। अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यह बोला गया कि 2035 तक का इसरो के गोल क्या क्या है, उसके बारे में बात की। इंडिया का जो मून मिशन है वो तो आप लोगों ने देखा, शानदार तरीके से हमारी परफॉर्मेंस रही, पर मून पर आदमी भेजने की बात की गई 2040 में। तो क्या क्या बातें हैं आप लोगों को पता है, आदित्य L1 मिशन हमारा सूरज के लिए देखने को मिल रहा है, चांद के लिए चंद्रयान, मंगल के लिए आप लोगों को मोम मिशन देखने को मिलता है। मोम की फुल फॉर्म क्या है, गगनयान मिशन जो है यहाँ पर, ये स्पेस फ्लाइट के बारे में बात की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चांद पर अपने लोगों को भेजने की बात की जा रही है, और वीनस मिशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। तो इसरो ने काफी बड़े बड़े टारगेट बना रखे हैं, आप लोग भी जिंदगी में कुछ टारगेट बनाओ ताकि उनको अचीव करें तो लगे कि इंसान ने जिंदगी जो है वो पलट के रख दी। तो कुछ ना कुछ ऐसा शिफ्ट जिंदगी में आना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या टारगेट है आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में जरूर बताना, ताकि उनको ढंग से फोकस भी करके चलो तो अच्छा लगे कि हाँ यार कुछ तो अचीव किया है। नेक्स्ट यहां पर नासा का प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। नासा कोशिश कर रहा है कि डीपली घुस जाए जाकर मिल्की वे के अंदर में, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है, उसके लिए नासा का प्रोजेक्ट है, इसका नाम रखा है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। इसके थ्रू यहां पर ये एक ऑब्जर्वेटरी है, इसमें लॉन्च की जाएगी 26 में। तो आप लोग देखकर जगो कि आप लोगों को एडवांस में तैयारी करा रहा हूं आने वाले के एग्जाम के लिए, जो आगे फ्यूचर में एग्जाम देंगे तो उनके लिए आप लोग सोच सकते हो कि आगे भी ये मिशन आप लोगों को कईयों सालों तक न्यूज में देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तो लॉन्च किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। तो मिशन का जो प्रोजेक्टेड जो यहां पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली काम किया जा रहा है, तो लास्ट 4-5 ईयर तक यहां पर ये चलने वाला है। मिशन मॉनिटर करेगा बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार, और यहां पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। इसमें ऑलरेडी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, कोशिश की जाती है कि हम लोग कैसे इसको अंडरस्टैंड करें। एक आप लोगों को बार्ड स्पैरल टाइप का आप लोगों को गैलेक्सी का पैटर्न देखने को मिलेगा। 13.6 बिलियन ईयर ये काउंट करें तो आप लोगों को यहां पर इसकी एज नजर आएगी, और इसी के साथ में 1 लाख लाइट ईयर अक्रॉस द साइज यहां पर ये फैली हुई गैलेक्सी है हमारी। तो उसके बारे में जानने की इच्छा रहती है लोगों की, खासकर जो लोग जो हैं जो अंतरिक्ष में इंटरेस्ट रखते हैं स्पेस में, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। और पता भी चलना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है आसपास वाले रीजन में। मैक्सिमम लोग को तो यही नहीं पता चलता है कि दिन में क्या चल रहा है, दिन कहां खत्म हो गया, और कुछ लोग ऐसे हैं कि पता नहीं कहां कहां जाकर घुस रहे हैं। तो अपना अपना इंटरेस्ट है भाई। ये एक स्टार लगाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। आप लोगों को पता है नासा के साथ में मिलकर अलग अलग लोकल स्पेस एजेंसी काम करती है, पर हमारे इसरो के लिए अब तक कोई ऐसी चीजें हुआ नहीं करती थी। पर अभी हमारा इसरो भी जो है वो लोकल लोगों को सपोर्ट कर रहा है ताकि इस फील्ड में लोग आ सके। स्काई रूट ऐसा ही एक इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, जिसमें विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च किया गया। यहां पर स्काई रूट एक कंपनी के द्वारा विक्रम 1 रॉकेट इसका नाम यहां पर रखा गया, जो फादर ऑफ जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है उनके नाम पर रखा गया। लो अर्थ ऑर्बिट में यहां पर ये आप लोग को चक्कर लगाता हुआ यहां पर बेसिकली नजर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहां से समझ सकते हैं। क्वेश्चन बने, हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। जो ये लॉन्च किया गया, ये फॉर्मर इसरो के जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा यहां पर ये चीजें आगे देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इस फील्ड में काफी शानदार देखने को मिल सकता है।
तो मेजोरिटी ऑफ सैटेलाइट जो है वो आप लोगों को लियो ऑर्बिट में देखने को मिलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में, जो एज ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहां पर नजर आता है, पृथ्वी के पास में होता है और पृथ्वी का एनालिसिस करने के लिए, सरफेस को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट इनको माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप लोग। तो कैसा रहा ये सेशन, एंजॉय किया कि नहीं किया, कितने मार्क्स आप लोग इस सेशन को देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाकर, वहां पर आप लोग को रेगुलर क्विज भी रहते हैं और आप लोग की फ्री टेस्ट सीरीज भी आप लोग को देखने को मिल जाती है, तो उसके साथ भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करके चलिएगा। बाकी फीडबैक अपना जरूर देना जैसी भी वीडियो लगती है, और अच्छे से एंजॉय करते रहिए। और रिक्वेस्ट है कि मंथली करंट अफेयर की वीडियो आप लोग जरूर देखा करो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उससे आप लोगों को अच्छे से चीजें कवर हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।